ओके गाइस, तो आपका टॉपिक चल रहा था एक्चुअली रिले पढ़ रहे थे हम। कुछ जो पोर्शन था मैंने उसके वीडियो जो है वो आपके मैंने रिकॉर्ड कर दिए हैं, वो मिल जाएंगे आपको। ओके, और जो पोर्शन हमारा बचा हुआ है ना, उस पोर्शन के बारे में आज हम लोग बात करने वाले हैं। ठीक है, तो मैंने आपको रिले के क्लासिफिकेशंस में बता रहा था, उसमें कुछ जो टॉपिक थे वो आपके कंप्लीट हो गए थे और कुछ जो टॉपिक आपके बचे हुए हैं रिले के वो हम कंप्लीट करेंगे। इसके बाद में हम सर्किट ब्रेकर पढ़ेंगे। ठीक है, तो आपका प्रोटेक्शन और ये वाला जो चैप्टर है वो आपका कंप्लीट हो जाएगा। ओके, हाँ, तो सब लोग बैठ जाइए और ध्यान से सुन लीजिए बेटा। ओके, देखो, तो क्लासिफिकेशन हम लोग पढ़ रहे थे। क्लासिफिकेशन में मैंने रिले को 3 पार्ट में क्लासिफिकेशन किया था। किस किस में? तो हम लोग ये किया था एज पर लोकेशन के हिसाब से, जिसमें मैंने 2 तरीके से क्लासिफाइड किया था कि आपका यूनिट प्रोटेक्शन क्या होता है और आपका नॉन यूनिट प्रोटेक्शन क्या होता है। क्लियर है? फिर उसके बाद में हमने दूसरा क्लासिफिकेशन किया था अकॉर्डिंग टू टाइम। क्लियर है? तो उसमें हमने कई तरह के क्लासिफिकेशन लिए थे कि आपका इनवर्स टाइम रिले क्या होता है बेटा, डेफिनेट टाइम रिले क्या होता है, क्लियर है नहीं है, इंस्टेंटेनियस रिले क्या होता है, और इनवर्स डेफिनेट मिनिमम टाइप IDMT। क्लियर है? तो ये सारे क्लासिफिकेशन हम लोगों ने पढ़े थे। उसके बाद में हमारा जो अगला क्लासिफिकेशन आता है वो आता है एज पर एप्लीकेशन, की एप्लीकेशन के हिसाब से किस तरीके से रिलेज का क्लासिफिकेशन किया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है और यहीं से आप लोगों के सारे क्वेश्चंस अराइज होते हैं। मैं आप लोगों को पहले ही बता दूंगा कि कौन से टॉपिक को कितनी इंपॉर्टेंसी देनी है, कहां से आपका क्वेश्चन बनना है और कहां से क्वेश्चन नहीं बनना है, तो उसी हिसाब से आप लोगों को पढ़ना है। ओके, तो सुनना, एज पर एप्लीकेशन। ओके, नोट्स बनाते हुए चलना साथ में। ओके, वेरी गुड। तो एज पर एप्लीकेशन के हिसाब से कुछ पार्ट्स में इसको डिवाइड किया गया है। जैसे पहला जो आपका रिले है दैट इज योर ओवर करंट रिले। ओके, दैट इज योर ओवर करंट रिले। ओके, इसमें आपका दूसरा जो आता है वो आता है बेटा आपका ओवर वोल्टेज रिले। ओके, दूसरा है आपका ओवर वोल्टेज रिले। तीसरा जो है वो है आपका इनवर्स पावर, इनवर्स पावर रिले। ओके, इसके अलावा आपका जो चौथा है वो है आपका डिस्टेंस रिले। ओके ओके, इसके बाद में आपका जो पांचवा है वो है आपका डायरेक्शनल रिले। ओके, डायरेक्शनल रिले। ओके, और उसके बाद में आपका जो अगला है ओके वो है आपका डिफरेंशियल रिले। ओके, डिफरेंशियल रिले। तो ये कुछ टाइप्स है आप लोगों के रिलेज के, जिसमें आपका ओवर करंट ओवर वोल्टेज रिले आ गया, इनवर्स पावर रिले, डिस्टेंस रिले, आपका डायरेक्शनल और डिफरेंस रिले। क्लियर है नहीं है? डिफरेंशियल रिले। अब ध्यान से समझना, ये जो है क्लासिफिकेशन किया है ये अपन ने एप्लीकेशन के हिसाब से किया है। तो बेटा हर एक जो ऑपरेट होगा उसका हर एक का ऑपरेशन करने का बिहेवियर जो होगा वो अलग अलग तरीके से होगा। कोई करंट के ऊपर बिहेव करेगा, तो कोई वोल्टेज के ऊपर करेगा, तो कोई फेज एंगल के ऊपर डिपेंड करेगा। क्लियर है नहीं है? कोई यूनिडायरेक्शनल होगा तो कोई नॉन डायरेक्शनल होगा। तो इस तरीके से इनका जो बिहेवियर होगा वो सबका क्लासिफिकेशन जो होगा वो अलग अलग तरीके से होगा। क्लियर है? हम अगर जेई के पर्पज से देखें या आपके ईएसी लेवल के पर्पज से देखें तो आप लोगों के सिर्फ 3-4 ही इंक्लूड होते हैं, जिनमें आपका पहला इंक्लूड होता है ओवर करंट रिले। क्लियर है? दूसरा आपका इंक्लूड होता है बेटा डिस्टेंस रिले और तीसरा आपका इंक्लूड होता है डिफरेंशियल रिले। क्लियर है नहीं है? ये 3 हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी ये वाले जो रिले हैं ये आप लोगों के लिए इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। तो हमारे जेई के सिलेबस के हिसाब से अगर हम देखें तो आपका ओवर करंट रिले हम लोग पढ़ने वाले हैं, दूसरा आपका डिस्टेंस रिले है और तीसरा है आपका डिफरेंशियल रिले। इन तीनों रिलो को हम लोग एक एक करके क्लासिफाई करेंगे और एक एक करके इनको पढ़ना शुरू करेंगे। क्लियर है? ध्यान से समझना। देखो मैं पहले बता देता हूं, ये वाला रिले इंपॉर्टेंट है, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका डिस्टेंस रिले और ये वाला रिले। बेटा यहां से और यहां से आपका एक क्वेश्चन पक्का है, आने ही आने वाला है। रिले अगर आप लोगों के पूछा जाएगा तो एक क्वेश्चन यहां से फॉर्मेट जरूर होगा, डी और एफ से। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। क्लियर है? बस आप लोग मेरे जितना मैं पढ़ाता जाऊं ना बस उसको करते हुए चलो, बहुत हाई टू लो लेवल तक चलूंगा मैं। ठीक है, कुछ भी छोड़ने वाला नहीं हूं, तो इस चीज का ध्यान रखना। ओके, अब देखो रिले समझने से पहले भाई रिले क्या होते हैं क्या नहीं होते हैं ये बाद की बात है। ठीक है, इन सबको समझने से पहले मैं आपको एक ऐसा फंडा बताता हूं जिस फंडे को आप लोग इसमें अप्लाई करना। ठीक है, कोई सा भी रिले हो, हर रिले को आप उस फंडे के हिसाब से बहुत अच्छी तरीके से इंडिकेट कर पाओगे। जैसे ध्यान से सुनना, समझना एक चीज को। भाई मेजरमेंट पढ़ते हो आप लोग हैं? मेजरमेंट पढ़ते हो?
क्या होता है मेजरमेंट में? मेजरमेंट में ये होता है जैसे आपके पास में एक एमीटर है, ठीक है, या मान लो सपोज दैट आपके पास में एक वोल्ट मीटर है। क्लियर है? होगा क्या? होगा ये जैसे मान लो कोई सर्किट है और इस सर्किट में यहां पे आप लोगों ने मान लो क्या लगा रखा है, एमीटर लगा रखा है। भाई एमीटर का काम क्या होता है? तो एमीटर का काम होता है करंट को मेजर करना। बिल्कुल सही बात है, हाँ, करंट को मेजर करता है। ओके, क्या होगा जैसे ही इसमें करंट जाएगी, एमीटर कुछ ऐसा ही बना हुआ होता है, ऐसा आपका स्केल होता है जिसमें आपके नंबरिंग होते हैं 1 2 3 4 है, कुछ ऐसा होता है, ऐसा ही दिखता है ना आप लोगों को। क्लियर है? और यहां पे क्या होती है आपकी, तो बेटा ये होती है आपकी पिन जो इंडिकेट करती है कि इसमें करंट कितनी जा रही है। जैसे मान लो ये 1 एम्पियर, ये 0 दे दिया मैंने, ये 1 बोल दिया, ये 2 बोल दिया, मैंने 3 बोल दिया। क्लियर है? अब देखो जैसे ही इसमें करंट जाएगी क्या होगा, इसमें डिफ्लेक्शन आएगा, ये दिखाएगा कितनी करंट जा रही है। मान लो 3 एम्पियर करंट जा रही है तो 3 एम्पियर का डिफ्लेक्शन दिखाता है। सही बात है नहीं है? आप लोगों ने मेजरमेंट में पढ़ा होगा कि जब एक इंस्ट्रूमेंट होता है, चाहे वो एमीटर हो, चाहे कलेक्टर हो, या आपका वोल्ट मीटर हो, या आपका एनर्जी मीटर हो, कुछ भी हो, अगर आपके पास में एक इंस्ट्रूमेंट है तो इस इंस्ट्रूमेंट की ये जो पिन होती है ना बेटा, इसको ऑपरेट करने के लिए इसके ऊपर 2 तरह के फोर्स लगते हैं। कौन कौन सा फोर्स लगता है? तो बेटा एक फोर्स जो लगता है इस डायरेक्शन में, वो फोर्स होता है आपका डिफ्लेक्टिंग फोर्स। क्लियर है नहीं है? जो डिफ्लेक्शन प्रोवाइड करता है कि भाई अगर 1 एम्पियर की करंट आ रही है तो उसको 1 एम्पियर तक पहुंचाएगा, 3 एम्पियर की करंट जा रही है तो उसको 3 एम्पियर तक पहुंचाएगा। सही बात है नहीं है? और दूसरा कौन सा टॉर्क होता है? तो बेटा दूसरा टॉर्क इसमें कौन सा लगता है? कंट्रोलिंग टॉर्क। कौन सा लगता है? कंट्रोलिंग टॉर्क। अरे भाई एक बात बताओ, अगर 3 एम्पियर की करंट जा रही है तो इसके ऊपर डिफ्लेक्शन फोर्स लगेगा। सही बात है नहीं है? लेकिन ये पिन जो है वो 3 एम्पियर के ऊपर जाके रुक भी तो जानी चाहिए। जब वो वहां जाके स्टडी स्टेट में पहुंच जाएगी तो बताओ उसके ऊपर लगने वाला ओवरऑल फोर्स 0 होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। तो क्या आप बोल सकते हो कि जब स्टडी स्टेट में होता है तो मतलब कंडीशन ऐसी होती है कि आपका डिफ्लेक्टिंग टॉर्क और आपका कंट्रोलिंग टॉर्क क्या होता है? बराबर होता है। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि भाई मेजरमेंट के बारे में हम लोग बात क्यों कर रहे हैं? भाई पावर सिस्टम की बात चल रही है, सही है, तो इन सब के बारे में हम बात क्यों कर रहे हैं? अरे ये जो चीज है ना बेटा, ये आपके इन रिलेज को रिलेट करने में और समझाने में बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगी। बहुत इजी मेथड हो जाएगा, आपको किसी को याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी और आप लोग डायरेक्ट, जैसे ही आप लोगों को नाम सुनाई देगा ना, आप डायरेक्ट बता दोगे कि हाँ इस रिले में ये होगा, ये ऐसे ऑपरेट करेगा, इसका ये नाम है और ये काम करेगा। क्लियर है? सिर्फ इतने से फंडे से। ओके, हाँ, तो रिमेंबर वन थिंग। ओके, अब देखो भाई रिले क्या है? अरे यार रिले भी तो एक डिवाइस ही है जो क्या बताती है, जो ये बताती है कि अगर आपके सर्किट में फॉल्ट आ गया तो भाई करंट की वैल्यू बढ़ गई, वोल्टेज की वैल्यू चेंज हो गई। सही बात है नहीं है? तो करंट और वोल्टेज के वैल्यूज में, उनके मैग्नीट्यूड में, उनके फेज में, उनकी फ्रीक्वेंसीज में जो चेंजेज होते हैं, क्या उन चेंजेज को ही तो रिले डिटेक्ट करता है? उन चेंजेज को ही रिले डिटेक्ट करता है। तो यहां क्या हो रहा है? अरे यहां भी तो यही था कि जब तक करंट नहीं जाएगी क्या एमीटर आपका कोई डिफ्लेक्शन दिखाएगा? क्या नहीं दिखाएगा। जैसे ही इसमें करंट गई तो मतलब क्या हुआ? चेंज हुआ सर्किट में। अरे करंट का फ्लो हुआ। बिल्कुल सही बात है। तो क्या डिफ्लेक्शन आएगा कि नहीं आएगा? अरे बिल्कुल आएगा। तो भाई फॉल्ट होता है तो क्या होता है? अरे फॉल्ट में भी यही होता है कि करंट और वोल्टेज का जो मैग्नीट्यूड होता है वो अब्रप्टली तरीके से क्या हो जाता है? इंक्रीज हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है, फेज में चेंज हो जाता है। क्लियर है नहीं है? तो उन वजह से क्या होगा? क्या इसमें भी एक सिस्टम में चेंज दिखाई दे रहा है? बिल्कुल दिखाई दे रहा है। तो क्या वो भी ऑपरेट करेगा? अरे रिले भी ऑपरेट करेगा। अरे अगर बेटा रिले भी ऑपरेट करेगा तो क्या उसमें भी टॉर्क लगेगा कि नहीं लगेगा? अरे सही बात है कि नहीं है? टॉर्क लगेगा कि नहीं लगेगा? एक सिग्नल प्रोवाइड करने के लिए बिल्कुल लगेगा। तो ये जो टॉर्क होता है ये कैसा होता है? तो अगर इस टॉर्क को अगर आप लोग समझ लो तो आपका पूरा काम बन जाना है। ठीक है? ओके, तो देखो मैं एक जनरलाइज इक्वेशन बताता हूं बेटा आपको, ओके, जिसको ध्यान में रखना है बस, ओके, और सारे रिले क्लियर हो जाएंगे। ओके, तो ध्यान से सुनना। तो आपका जो ऑपरेटिंग टॉर्क होता है, कौन सा टॉर्क? ऑपरेटिंग टॉर्क। ओके ओके, तो ऑपरेटिंग टॉर्क आपका क्या होता है? ये है आपका T0 से लिख देता हूं मैं इसको ऑपरेटिंग टॉर्क। किसका? आपके रिले का ऑपरेटिंग टॉर्क। क्लियर है? तो रिले में किस किस की वजह से आता है डिफ्लेक्शन? या तो उसमें करंट का चेंज हो, ठीक है, या क्या होता है उसमें वोल्टेज आ जाए आपका, ओके, इसको K1 लिख दो, इसको K2 लिख दो, या क्या आ जाए करंट और वोल्टेज के साथ में कुछ फेज में डिस्प्लेसमेंट आ जाए। तो अगला कांस्टेंट में ले रहा हूं कि K3 VI cos ऑफ थीटा माइनस टो एंड दिस इज योर K4। क्लियर है नहीं है बेटा? ये वाली इक्वेशन आपको ध्यान में रखनी है। बस ये वाली इक्वेशन आप ध्यान में रखोगे तो आपका पूरा काम बन जाएगा, पूरा रिले आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है? अब ध्यान से सुनो, इसमें से कौन कौन सी टर्म जो है वो किस किस चीज को इंडिकेट करती है ये समझना आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। समझना, देखो
ये आपका करंट है, ये वोल्टेज है, क्लियर है नहीं है? तो ये वाला जो टर्म होता है बेटा, ये आपका रिप्रेजेंट करता है डिफ्लेक्टिंग को। किसको रिप्रेजेंट करता है? डिफ्लेक्शन को, क्लियर है नहीं है? ये वाली जो टर्म है, ये वाली टर्म बेटा आपकी रिप्रेजेंट करती है किसको? रिस्ट्रेन को। ओके, रिस्ट्रेन का मतलब जैसे कंट्रोलिंग टॉर्क होता है तो उसी को रिस्ट्रेनिंग टॉर्क भी बोलते हैं। आप कंट्रोलिंग भी बोल सकते हो या रिस्ट्रेनिंग भी बोल सकते हो, एक ही बात है, क्लियर है नहीं है? ये वाली जो टर्म होती है ये दोनों को दिखाती है, डिपेंड ऑन कंडीशन। ओके, तो ये आपके कभी कभी डिफ्लेक्शन को भी दिखाती है और ये कभी कभी आपके रिस्ट्रेन को भी दिखाती है। ओके, दोनों को दिखाती है बेटा। और ये जो K4 होता है ये होता है बेटा आपका स्प्रिंग कांस्टेंट। क्या होता है ये आपका? स्प्रिंग कांस्टेंट, मतलब ये आपके स्प्रिंग को दिखाता है, क्लियर है नहीं है? अब भाई एक बात बताओ, आपको पता है ना कि मेजरमेंट में भी हम कंट्रोलिंग के लिए कौन सा टॉर्क के लिए क्या यूज ले लेते थे? स्प्रिंग भी यूज ले लेते थे, क्लियर है? तो जब कोई भी नहीं दिखाएगा तो कौन दिखाएगा? स्प्रिंग दिखाएगा, सीधी सी बात है, क्लियर है नहीं है? ओके, और चीज को थोड़ा सा ध्यान से समझो, देखो इससे और भी रिजल्ट निकलेंगे। क्या क्या रिजल्ट निकलेंगे तो समझो। अगर आप इस टर्म को, इस टर्म को, इस टर्म को अगर आप तीनों को ध्यान से देखो ना, तो देखो K1 तो कांस्टेंट है, बिल्कुल सही बात है। यहां पे आ रहा है करंट का स्क्वायर। अब I की वैल्यू पॉजिटिव हो या I की वैल्यू नेगेटिव हो, अगर उसका आप लोग स्क्वायर करोगे तो क्या ये वैल्यू आपको हम ओवरऑल हमेशा पॉजिटिव ही पॉजिटिव दिखाएगी कि नहीं दिखाएगी? बिल्कुल दिखाएगी। क्या पॉजिटिव और नेगेटिव पे इसका बिहेवियर चेंज हो रहा है क्या? नहीं। अरे यार आप +2 का स्क्वायर करो या -2 का स्क्वायर करो, बेटा मिलना तो 4 ही है हमेशा, सही बात है कि नहीं है? ओके, तो ये आपके सिस्टम में डायरेक्शन को नहीं दिखाता है, क्लियर है नहीं है? इसी तरीके से अगर आप इसकी बात करो तो जरा ध्यान से देखो, प्लस का 2 वोल्टेज रखो या माइनस का 2 वोल्टेज रखो, सही बात है नहीं है? दोनों का मल्टीप्लिकेशन तो हमेशा पॉजिटिव ही आना है, मतलब आपका बिहेवियर नेगेटिव है या पॉजिटिव है। भाई एक बात बताओ, जैसे एक सर्किट है, ध्यान से समझना, ये एक सर्किट है और यहां पे क्या लगा हुआ है? आपका लोड लगा हुआ है, क्लियर है? मैंने बोला इधर से I करंट जा रही है, क्लियर है? अगर मैं I को रिप्रेजेंट करना चाहूं -I से तो क्या बोलूंगा? करंट की वैल्यू नेगेटिव होने का मतलब होता है करंट की डायरेक्शन को क्या कर देना? रिवर्स कर देना, सही बात है नहीं है? अगर माइनस के लिए अगर आप -2 रखो या +2 रखो, अगर बिहेवियर एक जैसा ही मिल रहा है तो उसका क्या मतलब है? उसका मतलब यह है कि ये वाली टर्म आपकी डायरेक्शन के ऊपर डिपेंड नहीं कर रही है। इसी तरीके से अगर वोल्टेज की बात करो तो यहां भी आपका V² आ रहा है, तो यहां भी आपके पॉजिटिव और नेगेटिव से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो ये भी आपकी डायरेक्शन के ऊपर डिपेंड नहीं करेगी, क्लियर है नहीं है? तो बेटा ध्यान रखना, ये वाली टर्म और ये वाली टर्म, ये दोनों जो होती है ये आपकी नॉन डायरेक्शनल होती है। ओके, कैसी होती है? आपकी नॉन डायरेक्शनल होती है, क्लियर है नहीं है? लेकिन यहां देखो, अगर वोल्टेज और करंट दोनों नेगेटिव नेगेटिव हुए तो पॉजिटिव मिलेगा, दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव है तो भी पॉजिटिव मिलेगा। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि वोल्टेज पॉजिटिव हो करंट नेगेटिव हो जाए, या करंट नेगेटिव हो वोल्टेज पॉजिटिव हो जाए, सही बात है नहीं? हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। तो उस केस में क्या हो जाएगा? तो उस केस में यह आपका जो सिस्टम होगा इसकी वैल्यू आपको पॉजिटिव भी मिल सकती है और नेगेटिव भी मिल सकती है, डिपेंड ऑन कंडीशन, सही बात है नहीं है? तो ये आपके सिस्टम में डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। तो ये वाला जो होता है ये आपका कौन सा है? डायरेक्शनल। कौन सा कंपोनेंट है आपका? डायरेक्शनल कंपोनेंट। ध्यान रखना, रिले जब भी हम कोई सा भी पढ़ेंगे तो उसके लिए ऐसी एक टॉर्क की इक्वेशन लिखेंगे, क्लियर है नहीं है? उस टॉर्क की इक्वेशन में जो जो टर्म आएगी उस टर्म के हिसाब से उस रिले का कैरेक्टरिस्टिक होगा, उस टर्म के हिसाब से उस रिले का नाम होगा और उस टर्म के हिसाब से ही वो रिले आपका क्या करेगा? ऑपरेट करेगा, क्लियर है? तो बेटा ये क्लियर, तो समझ लो पूरा रिले क्लियर, क्लियर है? ध्यान से समझना, 4 आपकी टर्म है, करंट की है, वोल्टेज की है, ये फेज एंगल को रिप्रेजेंट करती है और ये आपका स्प्रिंग का है, क्लियर है नहीं है? ये वाली टर्म जो होती है ये डिफ्लेक्शन को दिखाती है, ये वाली जो टर्म होती है हमेशा किसको दिखाएगी? रिस्ट्रेन को दिखाएगी, और ये वाली जो टर्म होती है ये डिफ्लेक्शन को भी दिखाती है, रिस्ट्रेन को भी दिखाती है। कैसे? जैसे समझो, अगर ये वाली टर्म इस वाली टर्म के साथ में आ गई तो बेटा ये वाली टर्म तो हमेशा डिफ्लेक्शन को दिखाएगी, सही बात है नहीं है? तो फिर ये वाली टर्म किसको दिखाएगी? वो रिस्ट्रेन को दिखा देगी, क्लियर है? अगर ये वाली टर्म इस वाली टर्म के साथ में आ गई तो ये किसको दिखाएगी? ये तो हमेशा रिस्ट्रेन को दिखाएगी, तो फिर ये किसको दिखाएगा? ये डिफ्लेक्शन को दिखा देगा, सही बात है नहीं है? तो ये डिफ्लेक्शन भी दिखा सकता है और रिस्ट्रेन भी दिखा सकता है, क्लियर है नहीं है? अगली चीज क्या है? ये दोनों जो है ये आपके नॉन डायरेक्शनल होता है और ये वाली जो टर्म होती है आपकी क्या होती है? डायरेक्शनल टर्म होती है, क्लियर है? आई थिंक सब लोगों के क्लियर होगा, ये क्लियर है? ओके, अगर ये क्लियर है तो अब हम एक एक करके पढ़ना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम रिले पढ़ते हैं, हमारा कौन सा? ओवर करंट रिले, ठीक है? ओके, वेरी गुड। देखो नोट्स बनाते हुए चलना साथ में, साथ में ही नोट्स बना लिया करो। ओके, तो देखो ओवर करंट रिले, ध्यान से सुनना।
देखो बेटा क्या हो रहा है मेरे सिस्टम में, जरा ध्यान से सुनो। तो सबसे पहले तो देखो नाम से बड़ी चीजें क्लियर हो जाती है। देखो ओवर का मतलब होता है ज्यादा, करंट का मतलब करंट, और रिले मतलब ऐसा रिले जो करंट के ऊपर डिपेंडेंट है। भाई करंट के ऊपर कैसे, जैसे सोचो, ध्यान से समझो। भाई मैंने बोला ये एक आपका, ये मान लो ये एक जनरेटर है, अब ये पावर को जनरेट करके इधर आगे भेज रहा है। अब आगे आपका सपोज दैट ये कोटा से पावर आ रही थी और यहां आपका कनेक्टेड था जयपुर। क्लियर है? क्या हुआ, ये हुआ यहां पे आपका ये रिले कनेक्टेड है, मान लो ये रिले कनेक्टेड है यहां पे, सही है। अब बेटा यहां पे आपके सिस्टम में क्या आ गया, फॉल्ट आ गया है। अब जब रिले कनेक्टेड होगा, जब फॉल्ट नहीं आएगा तो उसके पहले सपोज दैट यहां से जो करंट जा रही थी वो किसके बराबर जा रही थी, आई के बराबर जा रही थी। अब बेटा जैसे ही फॉल्ट आएगा, सपोज दैट ये ट्रांसमिशन लाइन यहां से टूट के जमीन पे गिर गई, तो आपको पता है कि फॉल्ट करंट जो होती है वो फुल लोड करंट से कई ज्यादा क्या होती है, हाई होती है, मतलब इससे कई गुना ज्यादा होगी ये। क्लियर है? तो अगर ये बहुत ज्यादा हाई होगी तो इस रिले में फ्लो होने वाली करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। अगर रिले में करंट की वैल्यू बढ़ जाएगी तो आपका रिले कैसा हो जाएगा, ओवर करंट हो जाएगा। उसे दिखेगा कि करंट की वैल्यू इंक्रीज हो चुकी है, तो आपका रिले ऑपरेट करना क्या कर देगा, शुरू कर देगा। सही बात है नहीं है? तो देखो नाम से ही क्लियर है, ओवर करंट रिले मतलब ऐसा रिले जो करंट के इंक्रीज होने पे ऑपरेट करता है, या इसमें जो डिफ्लेक्शन प्रोवाइड करता है वो कौन प्रोवाइड करता है, करंट प्रोवाइड करता है। क्लियर है नहीं है? तो देखो मैं इससे इसको क्लियर कर रहा हूं, इसको मैं मिटा देता हूं। ओके, तो ध्यान से सुनना। ओवर करंट रिले के लिए देखो, अगर मैं इस इक्वेशन को देखूं तो इस इक्वेशन में ओवर करंट मतलब करंट वाली इक्वेशन आनी है, ये वाली। क्लियर है? क्या ये वोल्टेज के बारे में बात कर रहा है क्या, नहीं कर रहा है। क्या फेज के बारे में बात कर रहा है क्या, नहीं कर रहा है। क्लियर है नहीं है? मतलब डिफ्लेक्शन कौन दिखाएगा बेटा, करंट दिखाएगा। अगर ये इसके बारे में भी बात नहीं कर रहा, इसके बारे में भी बात नहीं कर रहा, तो फिर आपका रेजिस्टेंस कौन दिखाएगा, भाई एक ही टर्म बचा है, कौन, स्प्रिंग। अरे जब कोई नहीं तो स्प्रिंग तो होगा ही सही। सही बात है नहीं है? तो बेटा ओवर करंट रिले के लिए पहली क्वांटिटी क्या है कि इसके लिए K2 की वैल्यू भी 0 होती है और K3 की वैल्यू भी कितनी होती है, 0 होती है। सही बात है कि नहीं है? वेरी गुड। ओके, इसमें कौन कौन सी टर्म आएगी, एक टर्म ये आएगी और ये एक टर्म ये आएगी। बिल्कुल सही है। तो ये वाली टर्म बेटा किसको दिखाएगी, डिफ्लेक्शन को दिखाएगी, और ये वाली टर्म किसको दिखाएगी बेटा, रेजिस्टेंस को दिखाएगी। क्लियर है नहीं है? ओके, तो ओवर करंट रिले में जो डिफ्लेक्शन दिखाता है, कौन, जो डिफ्लेक्शन दिखाता है, देखो बड़ा इजी हो गया। क्लियर है नहीं है? वो कौन होता है आपका, तो वो होता है बेटा आपका करंट। कौन होता है, करंट होता है। क्लियर है नहीं है? और जो रेजिस्टेंस दिखाता है, ओके, जो क्या दिखाता है, रेजिस्टेंस दिखाता है, वो आपका कौन होता है, तो वो होता है बेटा आपका स्प्रिंग होता है। कौन होता है आपका, स्प्रिंग होता है। सही बात है नहीं है? तो अगर ऐसा है तो इसका ऑपरेटिंग जो आपका टॉर्क होगा, वो ऑपरेटिंग टॉर्क की इक्वेशन क्या बनेगी, तो जरा ध्यान से देखो। इसमें एक तो पहली वाली टर्म आएगी K1I², क्लियर है, प्लस एक लास्ट वाली टर्म आएगी K4। क्लियर है नहीं है? अब देखो यहां से इस चीज को थोड़ा समझने की जरूरत है। कैसे भाई, जब अभी अभी मैंने बताया था कि जैसे एक एमीटर है, मान लो, ठीक है, ये एमीटर है। अब मान लो ये जब किसी में ये नीडल है यहां पे, अब ये इंडिकेट कर रहा है, तो अगर मैं डायरेक्शन देखूं किस किस की, डिफ्लेक्शन टॉर्क की और रेजिस्टेंस का मतलब कंट्रोलिंग टॉर्क की होता है। क्लियर है? तो अगर मैं डायरेक्शन देखूं तो बेटा डिफ्लेक्शन टॉर्क तो लगता है इधर, लगता है कि नहीं लगता है, और रेजिस्टेंस टॉर्क कहां लगता है, या कंट्रोलिंग टॉर्क कहां लगता है, इसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में। अरे दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं कि नहीं होते हैं, बिल्कुल होते हैं। तो क्या मैं बोल सकता हूं कि ये वाली टर्म अगर डिफ्लेक्शन को दिखा रही है और ये वाली टर्म अगर रेजिस्टेंस को दिखा रही है, तो क्या ये दोनों जो होंगे ये एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में होंगे या नहीं होंगे? अरे बिल्कुल होंगे ना, बिल्कुल सही बात है। तो अगर आप ओवरऑल टॉर्क की अगर आप बात करो, अगर मैं यहां बात करूं कि यहां पे ऑपरेटिंग टॉर्क कितना होगा, तो क्या बोलोगे बेटा, T ऑफ D माइनस T ऑफ C, यही बोलोगे ना। क्यों बोलोगे, क्योंकि ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में लग रहे हैं। भाई दिख रहा है मुझे, क्लियर है, बिल्कुल सही बात है, वेरी गुड। तो क्या होगा, अरे ये वाला टॉर्क और ये वाला टॉर्क एक दूसरे के कैसा लग रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है। तो अगर आप ओवरऑल ऑपरेटिंग टॉर्क अगर देखोगे तो बेटा यहां पे जो साइन आएगा वो कौन सा आएगा, नेगेटिव आएगा। कौन सा आएगा, नेगेटिव आएगा। सही बात है नहीं है? अब एक बात बताओ, अगर मेरा ये एक एमीटर है, अब अगर एमीटर में पहले सुई मेरी यहां थी 0 पे, अब अगर ये सुई यहां से खिसकते हुए अगर इधर चलना शुरू करे, अगर ये एमीटर आपका ऑपरेट करे, तो ये कब खिसकेगी इधर, भाई इसके ऊपर दो टॉर्क लग रहे हैं, एक लग रहा है कंट्रोलिंग और एक लग रहा है आपका कौन सा, डिफ्लेक्टिंग और कंट्रोलिंग। अगर बेटा ये इधर खिसक रहा है तो इसका क्या मतलब होगा, इसका एक ही मतलब है कि आपका डिफ्लेक्टिंग टॉर्क हाई होगा, किससे, कंट्रोलिंग टॉर्क से। क्लियर है ये बात? ओके, तो क्या होगा, तो कभी भी आपका सिस्टम जब ऑपरेट होगा, क्या होगा, फॉर ऑपरेशन, ओके, फॉर ऑपरेशन ऑफ ए रिले,
ओके, तो क्या होने वाला है बेटा, आपका ऑपरेटिंग टॉर्क होगा ना, वो हमेशा कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। या आप क्या बोल सकते हो, आप ये भी बोल सकते हो बेटा कि आपका डिफ्लेक्टिंग टॉर्क होगा वो हाई होना चाहिए, किससे, कंट्रोलिंग टॉर्क से। अगर ऐसा हुआ तो आपका सिस्टम हमेशा क्या करेगा, ऑपरेट करेगा। तो देखो होगा क्या, अगर आप इसको ग्रेटर देन 0 लिखोगे तो ये क्वांटिटी का ऐसी बनेगी ना बेटा, ये हो जाएगा आपका k1i² माइनस दैट इज ओवर k4 ग्रेटर देन ओवर 0। क्या यही बनने वाला है, बिल्कुल करेक्ट है, सही है, एकदम बिल्कुल सही है। ओके, अब देखो इसको आगे चलोगे तो क्या बन जाएगा, दैट इज ओवर k1i², ओके, इज ग्रेटर देन योर k4। ओके, देखो बड़े सिंपल चीज है, हाँ, रट्टा वट्टा मारने की जरूरत है ही नहीं। ग्रेटर देन, देखो ये k4 डिवाइड बाई k1 आ गया, स्क्वायर अगर रिमूव करोगे तो क्या बनेगा, करंट इज प्रोपोर्शनल टू योर k4 और k1। बेटा इसका रूट आएगा कि नहीं आएगा, बिल्कुल सही बात है। अरे यार k4 एक कांस्टेंट था, बिल्कुल कांस्टेंट था, k1 कांस्टेंट था, बिल्कुल कांस्टेंट था। क्या ये जो क्वांटिटी आएगी ये कांस्टेंट क्वांटिटी आएगी कि नहीं आएगी, अरे बिल्कुल आएगी, सही बात है, नहीं है। तो क्या मैं बोल सकता हूं कि अगर मेरे रिले में ये फ्लो होने वाली करंट है, बिल्कुल सही बात है, अगर मेरे ऑपरेटिंग करंट या मेरे फ्लो होने वाली करंट अगर एक पर्टिकुलर वैल्यू से ज्यादा हो जाती है तो मेरा ओवर करंट रिले जो होता है वो क्या करना शुरू कर देता है बेटा, ऑपरेट करना शुरू कर देता है। क्या करना शुरू कर देता है, ऑपरेट करना शुरू कर देता है। क्लियर है नहीं है। तो ये करंट जो है इसको मैं बोल देता हूं, सपोज दैट ये करंट को मैं नाम दे देता हूं, क्या बोलते हैं इस करंट को, ये जो क्वांटिटी होती है बेटा इसको बोलते हैं पिकअप करंट। क्या बोलते हैं इसको, पिकअप करंट। तो पिकअप करंट क्या हुई, पिकअप करंट आपके ओवर करंट रिले की वो मिनिमम वैल्यू होती है जिसके बाद में आपका रिले जो होता है वो ऑपरेट करना क्या कर देता है, शुरू कर देता है। अगर उसमें फ्लो होने वाली करंट अगर इस पिकअप करंट से बेटा ज्यादा हो गई ना तो वो ऑपरेट करना क्या कर देगा, शुरू कर देगा। क्लियर है नहीं है। तो ये आई जो होती है पिकअप करंट होती है, ये किसके बराबर हो जाएगी, तो बेटा ये आपका k4 डिवाइड बाय किसके बराबर हो जाएगी, k1 के बराबर हो जाएगी। क्लियर है नहीं है। तो देखो यहां से एक इंपॉर्टेंट टर्म आप लोगों को मिल गई, क्या मिल गया, पिकअप करंट। क्या मिल गया आपको, पिकअप करंट। क्लियर है नहीं है। क्या बोल सकते हो पिकअप करंट के लिए, क्लियर है। ओके, तो पिकअप करंट के लिए बोल सकते हो, ओके, द मिनिमम वैल्यू ऑफ द करंट till date relay is not operate, क्लियर है नहीं है। वो वाली करंट जहां तक आपका रिले ऑपरेट नहीं करेगा, अगर उससे ज्यादा हो गई ना तो आपका रिले ऑपरेट करना शुरू कर देगा। क्लियर है नहीं है। तो ये होता है बेटा आपका क्या कहलाता है, ये आपका पिकअप करंट कहलाता है। सही बात है नहीं है। तो ये देखो बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, लेकिन ये बड़ी सिंपल तरीके से समझ में आ रही है आपको, नहीं है। हाँ, वेरी गुड। तो बस एक इक्वेशन याद रखनी है ये वाली, इससे सब कुछ बड़ा सिंपल हो जाने वाला है। क्लियर है। ओके, तो ये होती है आपकी पिकअप करंट का बिहेवियर। ओके, इसके अलावा यहां पे एक टर्म और आती है आप लोगों की, मेरे पास यहां स्पेस नहीं है। ओके, तो मैं यहां लिख देता हूं। ओके, जरा देखना, मैं इधर लिख देता हूं। ओके, एक और होता है बेटा आपका PSM। ओके, क्या बोलते हैं इसको, तो बेटा इसका नाम होता है प्लग सेटिंग मल्टीप्लायर। ओके, क्या होता है ये, तो ये होता है बेटा PSM, ये याद रखना, PSM होता है बेटा, यह होता है आपका फॉल्ट करंट, ओके, डिवाइड बाय ओवर होता है पिकअप करंट। ठीक है, तो ये क्या होता है, फॉल्ट करंट डिवाइड बाय ओवर पिकअप करंट। अब भाई पिकअप करंट क्या है, वो मिनिमम वैल्यू जिसके बाद में आपका सिस्टम ऑपरेट होता है। भाई फॉल्ट करंट तो हमेशा पिकअप करंट से बड़ी होगी ना, तभी तो आपका रिले ऑपरेट करेगा। सही बात है नहीं है। तो आप ये भी बोल सकते हो कि PSM की वैल्यू हमेशा कैसी होती है, ग्रेटर देन 1 होती है। क्यों होती है, क्योंकि फॉल्ट करंट तो हमेशा पिकअप करंट से क्या होगा, हाई होने वाला है। सही बात है नहीं है। तो आपके PSM जो होता है वो आपका हमेशा ग्रेटर देन 1 होता है। क्लियर है नहीं है। तो बेटा ये हो गया आपका पूरा ओवर करंट रिले। देखो इसको आप दूसरा नाम भी दे सकते हो, क्या दे सकते हो, जैसे इसका की क्वांटिटी किसको दिखाती है, डिफ्लेक्शन को दिखाती है। चलो सही बात है। इसमें रीस्ट्रेन कौन कर रहा है, स्प्रिंग कर रहा है। चलो ये बात भी सही है। लेकिन आप लोगों को एक चीज दिख रही है यहां पे, क्या कि ये जो डिफ्लेक्शन को दिखा रहा है ना, ये आपका नॉन डायरेक्शनल वाली टर्म है। कौन सी टर्म है ये आपकी, नॉन डायरेक्शनल वाली टर्म है। सही बात है नहीं है। तो क्या आप ये बोल सकते हो कि ओवर करंट रिले में
इन तीनों में से सिर्फ एक टर्म आ रही है, कौन सी वाली? ये वाली। और ये वाली टर्म किसको दिखा रही है बेटा? डिफ्लेक्शन को दिखा रही है। और ये वाली टर्म कैसी है बेटा? आपका नॉन डायरेक्शनल है। सही बात है नहीं है? तो देखो यहां से एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन आती है जो आपके एग्जाम में डायरेक्टली पूछी जाती है। क्या पूछी जाती है? कि ओवर करंट रिले कैसा होता है, डायरेक्शनल या नॉन डायरेक्शनल, ये पूछा जाता है। क्लियर है कि ओवर करंट रिले कैसा होता है, डायरेक्शनल या नॉन डायरेक्शनल? क्लियर है नहीं है? तो क्या बोलोगे बेटा? नॉन डायरेक्शनल होता है। कैसा होता है? नॉन डायरेक्शनल। तो ओवर करंट रिले का एक दूसरा नाम भी होता है जिसके क्या बोलते हैं? तो उसे बोलते हैं आपका नॉन डायरेक्शनल रिले। क्या बोलते हैं उसको? नॉन डायरेक्शनल रिले। क्लियर है सबके? ओके, तो आप इसको क्या भी बोल सकते हो, इधर लिख देता हूं मैं। ओके, तो इसका जो अदर नेम है वो उसको क्या बोलते हैं बेटा? तो इसको बोलते हैं नॉन डायरेक्शनल रिले। क्लियर है सबके? ओके, हाँ बस, तो ये आपका एक क्लियर हो गया है। देखो ये ओवर करंट रिले है। ओके, हाँ ठीक है, ओके वेरी गुड। ओके, अब अगला देखो, ये सबके क्लियर होगा आई थिंक। ओके, हाँ गुड गुड। अब देखो अगला कौन सा है हमारा? ओके, ओवर वोल्टेज। ओके, नहीं आता है आप लोगों के तो वो नहीं पढ़ेंगे हम लोग। ओके, इनवर्स पावर नहीं आता है, डायरेक्शनल भी नहीं आता है। ओके, उसके अलावा आप लोगों के इंपॉर्टेंस ही है डिफरेंट। ओके, पहले डिस्टेंस पढ़ लेते हैं फिर डिफरेंशियल पढ़ेंगे। क्लियर है? ओके, इसके बाद में अगला है आपका ओके हाँ डिस्टेंस रिले। ओके, सुनना डिस्टेंस रिले। ओके, ध्यान से समझना। नेक्स्ट सेकंड लेता हूं मैं डिस्टेंस रिले को। ओके, देखो नाम से ही क्लियर है डिस्टेंस रिले, मतलब इसमें कुछ तो होने वाला है जो डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड करेगा। सही बात है नहीं है? कि भाई कितनी दूरी की बात कर रहे हैं। ओके, तो डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड करेगा। ओके, हाँ, तो ये कितने तरह के होते हैं? पहले तो इसका भी क्लासिफिकेशन है, कितने तरह के होते हैं ये? तो 3 तरह के होते हैं बेटा। ओके, पहला होता है इंपीडेंस, इंपीडेंस रिले। ओके, वेरी गुड। दूसरा जो होता है वो होता है आपका रिएक्टेंस। तो दूसरा होता है बेटा आपका रिएक्टेंस रिले। ठीक है, और जो तीसरा होता है ये होता है आपका मोह रिले। ठीक है, या एडमिटेंस रिले या मोह रिले। क्लियर है नहीं है? तो ये 3 तरह के हैं, तीनों ही इंपॉर्टेंट है, एक एक करके हम तीनों को पढ़ने वाले हैं। ठीक है, ओके, तो डिस्टेंस रिले में हम एक एक को पढ़ेंगे। पहला कौन सा है हमारा? इंपीडेंस है, दूसरा आपका आएगा रिएक्टेंस और तीसरा आएगा आपका मोह रिले। क्लियर है? ओके, लिख लो आप एक बार। ओके, हाँ ठीक है। अब देखो सबसे पहले हम चलते हैं इंपीडेंस रिले के पास में। क्लियर है? ओके, तो मैं इन दोनों को हटा देता हूं। ओके, देखो इंपीडेंस रिले। भाई एक बात बताओ मेरे को, देखो बड़ा सिंपल करूंगा आपके लिए। ठीक है, हाँ रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। सुनो, इंपीडेंस क्या होता है? अरे भाई किसी भी चीज का इंपीडेंस अगर आप लिखते हो तो इसे लिखते हो ना जेड। क्या लिखते हो इंपीडेंस को? इंपीडेंस को हम लिखते हैं बेटा वोल्टेज डिवाइड बाय करंट। क्या लिखते हैं इंपीडेंस को? वोल्टेज डिवाइड बाय करंट। अगर वोल्टेज डिवाइड बाय करंट किया तो इंपीडेंस मिलेगा। मतलब आपको क्या करना है? कुछ नहीं करना है भाई। हमारी जो जनरलाइज्ड टॉर्क की इक्वेशन है ये वाली दिख रही है ना आपको? मैंने बोला सब कुछ काम यहीं से होने वाला है, तो पूरा काम यहीं से होगा, डोंट वरी। तो आपको बनाना है ये, तो ये वाली टर्म में आपको ऐसे 2 टर्म पिक करने हैं जिससे आप वोल्टेज और करंट का क्या निकाल सको? रेशियो निकाल सको। अब देखो इसमें करंट है, सही है, इसमें वोल्टेज है, सही है। अगर इसको इससे डिवाइड करोगे तो वोल्टेज डिवाइड बाय करंट का स्क्वायर बनेगा, मतलब इंपीडेंस का स्क्वायर बन सकता है। मतलब ये दोनों काम की कर सकते हैं। क्लियर है? इसके साथ में अगर इसको ले लिया तो आपका वोल्टेज और करंट तो बनेगा पर साथ में एंगल आ जाएगा। क्या इंपीडेंस में यहां एंगल की जरूरत है क्या? नहीं है, जेड तो डायरेक्ट वी अपॉन आई है। सही बात है नहीं है? तो एंगल की भी जरूरत नहीं है, तो ये वाली टर्म आप यूज में नहीं ले सकते हो। सही है, ये वाली टर्म की जरूरत है ही नहीं, तो ये वाली टर्म यूज में नहीं ले सकते हो। तो कौन कौन सी टर्म आएगी आपकी? ये वाली आ जाएगी और ये वाली आ जाएगी। क्या इन दोनों को यूज करके आप वोल्टेज डिवाइड बाय करंट बना सकते हो? बिल्कुल बना सकते हैं। सही बात है नहीं है? तो देखो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है कि आप एक ही इक्वेशन से, एक ही टॉर्क इक्वेशन से आप सारे रिले समझ लो। क्लियर है? हाँ, तो क्या लिखोगे इंपीडेंस रिले के लिए? देखो उस इक्वेशन के हिसाब से K3 वाली टर्म नहीं आ सकती, मतलब ये 0 होगा। उसमें K4 वाली टर्म नहीं आ सकती, मतलब ये भी 0 होगा। सही बात है नहीं है? तो ऑपरेटिंग जो टॉर्क होगा वो ऑपरेटिंग टॉर्क में आपकी कौन कौन सी इक्वेशन आ जाएगी बेटा? तो एक आ जाएगी आपकी K1I², ठीक है, और दूसरी आपकी कौन सी आ जाएगी? K2V²। सही बात है नहीं है? वेरी गुड। अब देखो K1I² वाली जो टर्म होती है वो किसको दिखाती है? डिफ्लेक्शन को। किसको दिखाती है? डिफ्लेक्शन को। वेरी गुड। तो अगर आप इंपीडेंस रिले में अगर आपसे कोई पूछ ले कि ये वाली जो डिफ्लेक्शन, तो आपका जो डिफ्लेक्शन टॉर्क होता है T ऑफ D किसके लिए?
इंपेडेंस रिले के कौन दिखाता है? डिफ्लेक्शन किसने दिखाया? करंट ने। किसने दिखाया? करंट ने। तो बेटा डिफ्लेक्शन टॉर्क कौन रिप्रेजेंट करता है? करंट दिखाता है। सही बात है नहीं है? किसके लिए? इंपेडेंस रिले के लिए। वेरी गुड, ओके। और अगला कौन सा होता है बेटा? रीस्ट्रेनिंग टॉर्क। या आप क्या बोल सकते हो इसको? कंट्रोलिंग टॉर्क भी बोल सकते हो। क्लियर है नहीं है? कौन दिखा रहा है? देखो रीस्ट्रेन कौन दिखा रहा है? वोल्टेज दिखा रहा है। सही बात है नहीं है? तो बेटा इंपेडेंस रिले में जो रेजिस्टेंस दिखाता है वो कौन दिखाता है? वोल्टेज दिखाता है। क्लियर है? वोल्टेज दिखाता है। ओके, वेरी गुड। अब देखो क्या होने वाला है। अरे यार एक बात बताओ, एक ओवरऑल टॉर्क में दो टॉर्क लग रहे हैं। एक है आपका कौन सा? ये आपका टी ऑफ डी डिफ्लेक्शन है, दूसरा आपका रीस्ट्रेनिंग या कंट्रोल टॉर्क है। अरे भाई मुझे पता है कि अगर मेरे सिस्टम में टॉर्क आता है तो कंट्रोलिंग टॉर्क और रीस्ट्रेनिंग टॉर्क एक दूसरे के कैसे लगते हैं? अपोजिट डायरेक्शन में लगते हैं। तो अगर आप ओवरऑल टॉर्क देखोगे तो क्या दोनों को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? सही बात है नहीं है? क्या आप यही करोगे ना कि आपके डिफ्लेक्टिंग टॉर्क में से आप क्या करोगे? कंट्रोलिंग टॉर्क को सब्ट्रैक्ट करोगे। सही बात है नहीं है? अगर आपका सिस्टम ऑपरेट होगा, अगर आपका सिस्टम ऑपरेट होगा तो बेटा कब होगा? तो वो तब होगा जब आपका डिफ्लेक्टिंग टॉर्क होगा वो कंट्रोलिंग टॉर्क से कैसा हो जाएगा? हाई हो जाएगा। सही बात है नहीं है? तो व्हेन रिले ऑपरेट, जब आपका रिले ऑपरेट होगा तो कब रिले ऑपरेट होगा? तो व्हेन रिले ऑपरेट कब होगा? बेटा जब ओवरऑल जो टॉर्क होगा वो टॉर्क आपका कैसा होना चाहिए? ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। अगर 0 से बड़ा हुआ तो आपका रिले ऑपरेट होगा। बिल्कुल करेक्ट बात है, बिल्कुल ऑपरेट होगा। ठीक है, तो इसको करोगे तो क्या बनेगा बेटा? तो ये बन जाएगा आपका k1i स्क्वायर माइनस योर k2v स्क्वायर मस्ट बी ग्रेटर देन 0। ठीक है, देखो बड़े सिंपल तरीके से ना बड़ी बड़ी चीजें आप लोगों को समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो ये आपकी ग्रेटर देन क्या होनी चाहिए? 0 होनी चाहिए। देखो यहां से अगर आप आगे लिखोगे तो इसको कैसा लिख सकते हो? मैं इधर से ही लिख लेता हूं। तो ये हो गया बेटा आपका k1i स्क्वायर मस्ट बी ग्रेटर देन योर k2v स्क्वायर। कोई कंफ्यूजन नहीं है? बिल्कुल सही है। देखो आपको बनाना क्या है? अरे भाई मुझे बनाना है इंपीडेंस, मतलब मुझे बनाना है वोल्टेज डिवाइड बाय करंट। वोल्टेज है यहां पे, बिल्कुल है। एक काम करो, इस करंट को इधर ले जाओ, तो इसको k2 को इधर ले आओ, तो इसको ऐसा बना लो ना k1 डिवाइड बाई k2, और ये इधर हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका v स्क्वायर डिवाइड बाई i स्क्वायर। कोई कंफ्यूजन है? नहीं। वोल्टेज डिवाइड बाय करंट बन गया इंपीडेंस। अरे इंपीडेंस रिले ही तो पढ़ रहे थे, इंपीडेंस बना दिया, बहुत अच्छी बात है। अब देखो स्क्वायर को अगर इधर ले क्या होगे तो ये कुछ ऐसा बनेगा। ओके, ये दिख नहीं रहा इधर से। ओके, इसको आगे ले लेते हैं, इधर देख लो। देखो तो ये इधर हो जाएगा k1 डिवाइड बाई k2। ओके, एंड दिस इज लेस देन योर v डिवाइड बाई, देखो बेटा ये तो इंपीडेंस हो गया। चलो सही बात है। k1 डिवाइड बाई k2, k1 आपका कांस्टेंट है, बिल्कुल सही है। k2 आपका कांस्टेंट है, बिल्कुल सही बात है। अगर दोनों कांस्टेंट है तो इसका मतलब क्या है? कि मतलब आपका जो इंपीडेंस है, किसका इंपीडेंस? अगर आपके रिले का जो ऑपरेशन का इंपीडेंस है, अगर वो एक पर्टिकुलर वैल्यू से अगर छोटा हुआ तो आपका रिले ऑपरेट करेगा, लेकिन अगर वो पर्टिकुलर वैल्यू से बड़ा हुआ तो आपका रिले ऑपरेट नहीं करेगा। यही बोलना चाह रहा है ये। क्लियर है? चलो इसको थोड़ा अच्छे से समझ लेते हैं। क्लियर है? ओके, समझने की कोशिश करना, समझना। देखो तो पहली चीज तो डिस्टेंस रिले जो यूज होते हैं, ये यूज होते हैं बेटा किसके लिए? ट्रांसमिशन लाइन के लिए। किसके लिए यूज होते हैं? ट्रांसमिशन लाइन। अरे भाई डिस्टेंस है ना, तो भाई यहां से 10 किलोमीटर के लिए, 15 किलोमीटर के लिए, 20 किलोमीटर के लिए रिले यूज करोगे। क्लियर है? तो भाई 10 किलोमीटर लंबा आपका जनरेटर तो होगा नहीं। ठीक है, तो किसके लिए यूज होते हैं? ट्रांसमिशन लाइन के लिए यूज होते हैं। ओके, वेरी गुड। अब समझो जरा, ध्यान से समझना। जैसे ये एक ट्रांसमिशन लाइन है बेटा आपकी, ठीक है, वेरी गुड। अब यहां पे आप लोगों ने क्या कर रखा है? ये आप लोगों ने यहां पे ये ऐसा ही आपका बस है, ओके, और ये आप लोगों ने लगा रखा है रिले। ठीक है, ये रिले है आपका। ठीक है, ओके। अब इस रिले से यहां से चल के किसी डिस्टेंस x पे, यहां पे जाके क्या आ गया आपके सिस्टम में? एक फॉल्ट आ गया। इसको मैंने बोल दिया बेटा F1। सही बात है नहीं है? क्या होगा समझो। देखो भाई हमारी ट्रांसमिशन लाइन का नाम क्या होता है? यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ट्रांसमिशन लाइन। सही बात है नहीं है? बिल्कुल सही है। क्या इस ट्रांसमिशन लाइन का खुद का इंपीडेंस होगा? बिल्कुल इंपीडेंस होगा। चलो मैं इसको रिप्रेजेंट कर देता हूं। मैंने लिख दिया Z। इस Z से मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं आपके किसको? पर यूनिट इंपीडेंस को। ठीक है, ये मैं दिखा रहा हूं बेटा पर यूनिट इंपीडेंस को। अब जैसे जैसे मैं यहां से चलूंगा x की वैल्यू बढ़ती जाएगी, लंबाई बढ़ती जाएगी, लंबाई बढ़ती जाएगी, तो क्या आपका जो ओवरऑल इंपीडेंस है, कौन सा इंपीडेंस? टोटल इंपीडेंस। अगर आप टोटल इंपीडेंस की बात करोगे तो क्या वो आपका Z मल्टीप्लाई विद x के बराबर होगा?
एक्स का मतलब क्या है कि आप कितनी डिस्टेंस के लिए बात कर रहे हो। अब आप जितनी डिस्टेंस पे चलते जाओगे आपके सिस्टम में क्या हो जाएगा, जेड की वैल्यू बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी। सही बात है नहीं है, बिल्कुल करेक्ट है, क्लियर है नहीं है। ये क्या बोलना चाह रहा है भाई, ये भाई साहब ये बोलना चाह रहे हैं कि अगर रिले ऑपरेट हो तो इंपीडेंस की वैल्यू किसी पर्टिकुलर वैल्यू, अब ये वैल्यू कितनी है नहीं पता, चलो मैं इसको मान लेता हूं कि ये वैल्यू कोई जेड नॉट है, तो ये बोलना ये चाह रहा है कि आपके इंपीडेंस की वैल्यू किसी पर्टिकुलर कोई कांस्टेंट वैल्यू जेड नॉट से क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। सही बात है नहीं है। अब एक बात बताओ, मैं यहां से बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया, सपोज दैट बढ़ते बढ़ते मैं एक ऐसे पॉइंट पे पहुंच गया, ओके दिख रहा है यहां पे आपको, ओके दिख रहा है, तो ये ऐसे पॉइंट पे पहुंच गया, पॉइंट पी, ये आपका ओके, ये एक्स को मैं थोड़ा छोटा कर देता हूं, ओके तो आपका ये थोड़ा क्लियर हो जाएगा। ओके देखो ये इस तरीके से, ये आपका F1 ले लेता हूं मैं, और ये पॉइंट को मैं इंडिकेट कर देता हूं बेटा किससे, P से, ठीक है। ओके देखो, तो यहां से ये एक पॉइंट P है, सपोज दैट इसकी यहां से यहां तक की जो लेंथ है वो लेंथ कितनी है आपकी, L के बराबर है, क्लियर है नहीं है। तो ये आपका Z ऑफ P, ये तो आपका F1 लिखा था मैंने, Z ऑफ P जो होगा वो कितना हो जाएगा बेटा, तो वो आपका Z इंटू L के बराबर हो जाएगा। सही बात है नहीं है। ओके मान लो मैंने मान लिया कि ये Z इंटू L है, ये आपका किसके बराबर है, Z नोट के बराबर है। किसके बराबर है ये, Z नोट के बराबर। मतलब आपने क्या किया, रिले से बढ़ते गए बढ़ते गए बढ़ते गए, तो जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ती जाएगी बेटा आपका इंपीडेंस बढ़ता जाएगा। एक वो वाला पॉइंट आएगा जिसपे आपका इंपीडेंस बढ़ते बढ़ते, वो वाला पॉइंट मैंने लिया है P, बढ़ते बढ़ते किसके बराबर हो जाएगा, एक पर्टिकुलर वैल्यू के बराबर हो जाएगा। बिल्कुल सही बात है ना, बिल्कुल सही बात है। अब देखो मैं दो पॉइंट ले रहा हूं, पहला पॉइंट लिया है मैंने F1, और बेटा मैं दूसरा पॉइंट ले रहा हूं यहां पे कौन सा, F2। क्लियर है, वेरी गुड। अब देखो अगर मैं बात करूं Z ऑफ F1 की और अगर मैं बात करूं Z ऑफ F2 की, तो सोचना पहले मेरा फॉल्ट आ रहा है यहां पे, बाद में मेरा फॉल्ट आ रहा है कहां पे, क्लियर है नहीं है। अगर मैं बात करूं Z ऑफ F1, अगर मैं लिखूं यहां पे देखना जरा, Z ऑफ F1 और यह है आपका क्या, Z ऑफ F2, अगर इन तीनों में मैं रिलेशन लिखूं, किसमें, F1 में, P में और F2 में, तो बताओ सबसे कम इंपीडेंस किसका होगा, Z ऑफ F1 का, उससे ज्यादा Z ऑफ P का, उससे ज्यादा Z ऑफ F2 का, क्योंकि जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ती जाएगी इंपीडेंस बढ़ता जाएगा। बिल्कुल सही बात है। तो भाई इससे बड़ा कौन होगा, Z ऑफ P होगा, उससे बड़ा कौन होगा, Z ऑफ F2 होगा। बिल्कुल सही बात है ना। देखो रिले क्या बोल रहा था, ये Z ऑफ P किसके बराबर है, Z नोट के बराबर है, तो ये कुछ ऐसा हो गया, मान लो इसको आप Z नोट भी लिख सकते हो, क्लियर है नहीं है। तो रिले क्या बोल रहा था कि अगर आपका इंपीडेंस पर्टिकुलर वैल्यू से कम हो, तो देखो Z ऑफ F1 Z नोट से कम है, बिल्कुल सही बात है। क्या Z ऑफ F2 Z नोट से कम है, नहीं है, बड़ा है, क्लियर है नहीं है। मतलब क्या हुआ, मतलब बेटा ये है कि आपका रिले सिर्फ तब तक ऑपरेट होगा जब तक आपका Z ऑफ F जो आएगा, वो जो Z आएगा ना, वो Z नोट से कैसा हो, कम हो। तो देखो यहां से जब आप चलते चलते जाओगे ना, तो इस पॉइंट P से पहले पहले अगर आपका फॉल्ट आ गया तो ऑपरेटिंग इंपीडेंस Z नोट से कम होगा, आपका रिले ऑपरेट करेगा। लेकिन अगर आप इससे आगे जाके अगर आपका फॉल्ट आया तो ऑपरेटिंग इंपीडेंस जो होगा वो Z नोट से ज्यादा हो जाएगा और आपका रिले ऑपरेट नहीं करेगा। सही बात है नहीं है। तो इसका मतलब क्या समझ में आया कि डिस्टेंस रिले जो होते हैं वो जिस जगह पे लोकेट होते हैं वहां से किसी पर्टिकुलर डिस्टेंस तक ही ऑपरेट करते हैं। अगर वहां तक फॉल्ट आ गया तो वो ऑपरेट करेंगे, अगर उससे आगे जाके को फॉल्ट आ रहा है तो वो ऑपरेट नहीं करेंगे। सही बात है नहीं है, बिल्कुल क्लियर है। ओके तो ध्यान से सुनना, यहां पे एक इंपॉर्टेंट टर्म आ जाती है, दैट इज कॉल्ड योर रीच। क्या बोलते हैं उसको, रीच। अरे रीच का क्या मतलब है, पहुंच। अरे मेरी वहां तक पहुंच है, सही बात है नहीं है, तो पहुंच। तो क्या बोलते हैं, इस रिले की कहां तक पहुंच है, भाई यहां तक पहुंच है। सही बात है नहीं है। तो वो वाली डिस्टेंस कहां से, रिले से वो वाली डिस्टेंस जहां तक रिले आपका क्या कर सकता है, ऑपरेट कर सकता है। जहां तक फॉल्ट आने पे रिले क्या करेगा, ऑपरेट करेगा, वो क्या कहलाएगी बेटा, आपकी रीच कहलाती है। क्या कहलाती है, रीच कहलाती है। क्लियर है। तो डिस्टेंस रिले में एक वर्ड होता है दैट इज कॉल्ड योर रीच। ओके तो वो वाली डिस्टेंस, वो मिनिमम डिस्टेंस जहां तक आपका रिले ऑपरेट करेगा, वो वाली मैक्सिमम डिस्टेंस जो होती है वो आपकी क्या कहलाती है बेटा, रीच कहलाती है। सही बात है नहीं है। ओके अब देखो ध्यान से अगली चीज, ये आपका पूरा क्लियर है ना, इंपीडेंस रिले। ओके और बताऊंगा इसमें थोड़ा बहुत। ओके अभी क्लियर है। ओके अभी देखो थोड़ा सा हमने, ओके इसको मैं थोड़ा मिटा देता हूं यहां से। ओके हाँ देखो अगर मैं इसका नामकरण करूं ना, तो इसका नामकरण क्या होगा, और दूसरा सोचो जरा, कौन कौन सी टर्म आई थी इसमें, एक ये वाली आई थी, एक ये वाली आई थी। ये किसको दिखा रही थी, डिफ्लेक्शन को।
ये किसको दिखाई दी थी? रिस्ट्रेन को। सही बात है नहीं है? तो रिस्ट्रेन किसने किया? वोल्टेज ने। डिफ्लेक्शन किसने किया? करंट ने। सही बात है नहीं है? ओके, तो इसको आप क्या लिख सकते हो? तो इसको आप ये भी लिख सकते हो, ओके, इसका नेम दूसरा अल्टरनेटिव नेम भी इसको क्या बोल सकते हो? तो देखो इसमें रिस्ट्रेन किसने किया? वोल्टेज ने। तो इसको बोल सकते हो आप वोल्टेज रिस्ट्रेन। रिस्ट्रेन वाला पहले लिखा करो, वोल्टेज रिस्ट्रेन। अब डिफ्लेक्शन किसने दिया है? करंट ने। तो इसका आप वोल्टेज रिस्ट्रेन करंट डिफ्लेक्शन भी बोल सकते हो। या याद करो, करंट डिफ्लेक्शन और किसमें था? जिसमें सिर्फ और सिर्फ करंट वाली क्वांटिटी ओवर करंट रिले में था या नहीं था? सही है, उसमें सिर्फ और सिर्फ करंट की ही क्वांटिटी थी और वही डिफ्लेक्शन दिखा रही थी। क्लियर है? तो इसको आप क्या भी बोल सकते हो? वोल्टेज रिस्ट्रेन ओवर करंट रिले, ये भी नाम बोल सकते हो इसका आप। क्लियर है? हाँ, ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर है? ये एक्स्ट्रा जो नाम होते हैं ये आप लोगों से पूछ लिए जाते हैं कि भाई ये नाम दे देगा, बताओ ये किसका नाम है। क्लियर है? तो ये आपका इंपेडेंस रिले का नाम है। क्लियर है? हाँ, तो ये ध्यान रखा करो। और दूसरी चीज, ओवर करंट रिले का एक दूसरा नाम भी था, नॉन डायरेक्शनल रिले। क्लियर है नहीं है? तो इसको एक और लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? तो इसको ये भी बोला जा सकता है बेटा कि वोल्टेज रिस्ट्रेन, ओके, नॉन डायरेक्शनल, वेरी इंपॉर्टेंट, ओके, नॉन डायरेक्शनल रिले। ओके, गुड। तो इसको ये भी बोला जा सकता है। तो ये इनके अल्टरनेटिव नाम है, आप ये बोलो चाहे ये बोलो। और देखो नाम याद करने की जरूरत है ही नहीं है, इधर देखोगे और आप लोगों को नाम मिल जाएगा। क्लियर है? तो एवरीथिंग इज क्लियर, याद करने की कोई जरूरत है ही नहीं। ओके, तो ये आपको यहां से नाम मिल जाएगा। ओके, देखो अब मैं इसको थोड़ा और अच्छे से समझा देता हूं। ठीक है, ध्यान से समझना। देखो भाई, ये है आपका इंपीडेंस। किसकी बात कर रहा है? ये इंपीडेंस की बात कर रहा है। इंपीडेंस जो होता है इसमें दो क्वांटिटी होती है। कौन कौन सा? रेजिस्टेंस होता है और आपका क्या होता है? रिएक्टेंस होता है। दोनों चीजें होती है ना मेरे ट्रांसमिशन लाइन में, रेजिस्टेंस भी होता है और इंडक्टेंस की वजह से रिएक्टेंस भी होता है। सही बात है नहीं है? वेरी गुड। अगर आप इसको ऐसे लिखोगे तो आपको लग नहीं रहा है कि आपका ये कॉम्प्लेक्स टर्म है। ठीक है, रेक्टेंगुलर फॉर्म में लिखी हुई है। सही बात है नहीं है? अगर मैं इसको यूलर फॉर्म में लिखूं तो कैसे लिखूंगा? यूलर फॉर्म में लिखूंगा तो मैं कुछ ऐसे लिख सकता हूं कि कुछ मैग्नीट्यूड होगा जेड का, सही है, और ई की पावर आयोटा थीटा, ऐसा भी लिख सकता हूं मैं इसको यूलर फॉर्म में। ऐसे इसको ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, बात एक ही है। ये यूलर फॉर्म में हो जाएगी, ये किसमें? आपकी रेक्टेंगुलर फॉर्म में। यहां पे जो मोड ऑफ जेड है आपका, ये क्या है? तो बेटा ये जो मोड ऑफ जेड है ना, ये आपका रिप्रेजेंट कर रहा है अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस, इसका मैग्नीट्यूड है ना ये, तो मैग्नीट्यूड तो यही होगा भाई, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। सही बात है? अगर आप बोलो यहां पे थीटा क्या है, तो बेटा आप थीटा भी लिख सकते हो। थीटा क्या होता है? तो ये होता है बेटा आपका tan इनवर्स x अपॉन आर, ये भी बोल सकते हो। क्लियर है? तो आप किसी को भी डिफाइन कर सकते हो। क्लियर है? ये बड़ी सिंपल सी चीज है। ओके, अब देखो अगर मैं इसको प्लॉट करना चाहूं, भाई जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ रही है ना बेटा, दोनों ही चीजें चेंज हो रही है, रेजिस्टेंस भी चेंज हो रहा है, एक्स भी चेंज हो रहा है, तो उसके हिसाब से क्या चेंज हो रहा है? जेड चेंज हो रहा है। क्लियर है? हाँ, तो देखो अगर इसको बनाओगे अगर आप कॉम्प्लेक्स फॉर्म में तो कैसा बनेगा भाई? आर जो रिप्रेजेंट करता है वो तो रियल वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है, बिल्कुल सही है। एक्स जो रिप्रेजेंट करता है वो किसको रिप्रेजेंट करता है? इमेजिनरी को रिप्रेजेंट करता है। तो अगर आप एक वेक्टर को रिप्रेजेंट करोगे तो देखो एंगल भी दिखा रहा है, उसका मैग्नीट्यूड भी दिखा रहा है। क्लियर है नहीं है? तो यहां से अगर आप जेड को बनाओगे तो ये इसका कुछ मैग्नीट्यूड हो गया और ये इसका कुछ ना कुछ क्या हो जाएगा? एंगल हो जाएगा। सही बात है नहीं है? अगर बेटा आप इस इक्वेशन को ध्यान से देखो ना, तो ये इक्वेशन किसको रिप्रेजेंट करती है? तो ये इक्वेशन एक सर्कल को रिप्रेजेंट करती है। किसको रिप्रेजेंट करती है? सर्कल को, जिसका मैग्नीट्यूड या रेडियस कितनी होती है? इसके बराबर होती है, और एवरी पॉइंट पे इसका क्या चेंज होता है? एंगल चेंज होता रहता है। सही बात है ना? हाँ, तो ये हो गया आपका इस तरीके से, देखो ये हो गया आपका। ठीक है, ये फुल डिटेल में पहुंच गए हो आप लोग। ठीक है, यहां तक। अब देखो ये आपका मैग्नीट्यूड है, सही है, सर्कल के बराबर। देखो रिले क्या था कि अगर जेड की वैल्यू जेड नोट से कम हो तो रिले ऑपरेट होगा, अगर इससे ज्यादा हो गई तो रिले ऑपरेट नहीं करेगा। मतलब अगर इस जेड की वैल्यू, सपोज दैट ये जेड नोट वाली इक्वेशन है, ये किसको दिखा रहा है? जेड नोट को दिखा रहा है। अगर इस जेड का मैग्नीट्यूड जेड नोट से कम हुआ तो रिले ऑपरेट करेगा, अगर ज्यादा हुआ तो रिले ऑपरेट नहीं करेगा। मतलब क्या है? मतलब यह है कि अगर जेड का मैग्नीट्यूड इधर अंदर साइड हुआ ना, कम हुआ, तो रिले क्या करेगा? आपका ऑपरेट करेगा। और अगर इससे बाहर की बात करोगे तो डज नॉट ऑपरेट। क्लियर है? तो ये बहुत डिटेल में हो गया है आप लोगों के, लेकिन ध्यान रखना इस चीज का। ओके, क्लियर है? तो अंदर अंदर जब तक होगा ये आपका रिले ऑपरेट करेगा, और जैसे ही अगर आप बाहर की बात करोगे कि मैग्नीट्यूड इससे ज्यादा हो गया तो ये आपका ऑपरेट नहीं करेगा। तो बेटा अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए, क्या पूछ लिया जाए
कि इंपीडेंस जो रिले होता है उस इंपीडेंस रिले का अगर आप लोगों से डायग्राम पूछ लिया जाए कि इंपीडेंस का कर्व कैसा होता है, किसका कर्व, इंपीडेंस का कर्व कैसा होता है, तो आप डायरेक्ट बोल सकते हो कि एक सर्कल होता है जिसका सेंटर, जिसका आपका ओरिजिन जो होता है वो आपका क्या होता है, सेंटर होता है। क्लियर है नहीं है? तो एक सर्कल होता है जिसका सेंटर क्या होता है, ओरिजिन होता है। क्लियर है नहीं है? तो ये आपका इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो लोकस याद रखना। देखो लोकस के बारे में जरूर याद रखना। लोकस क्या है इसका, तो लोकस इसका एक सर्कल है, ओके, जिसका सेंटर आपका क्या है, ओरिजिन है। ठीक है, प्लेन का ओरिजिन आपका उसका सेंटर को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्लियर है? तो ये आपका ओवर करंट रिले हो गया। क्लियर है? क्या क्या चीजें याद रखनी है बेटा, ये याद रखनी है। रीच के बारे में याद रखना है कि यहां तक रीच होता है। इसके दोनों नाम जो है ये इंपॉर्टेंट है। और दूसरा इसका जो डायग्राम है, ये जो आपका इसका जो है, इसका नाम याद रखना है आपको कि एक सर्कल होता है जिसका ओरिजिन जो होता है वो उसका क्या होता है, सेंटर पे लाई करता है। क्लियर है ना? ठीक है, ओके, वेरी गुड। आगे चलते हैं अगला वाला। ठीक है, हटा देता हूं मैं इसको। ओके, सुन लो। ओके, नेक्स्ट समझना। ओके, डिस्टेंस रिले में पहला हो गया अपना इंपीडेंस, दूसरा है रिएक्टेंस। दूसरा कौन सा है, तो दैट इज योर रिएक्टेंस रिले। क्लियर है? हाँ, एक चीज और, इंपीडेंस जो रिले होता है, ओके, वो मैं क्लासिफिकेशन बाद में बता दूंगा आप लोगों को, लेकिन फिर भी ध्यान रखना, इंपीडेंस जो रिले होता है वो आपका रिले यूज होता है, हाँ प्रीवियस वाले में लिख लेना, इंपीडेंस जो रिले होता है वो आपके मीडियम ट्रांसमिशन लाइन के लिए यूज होता है। कहां पे यूज होता है, मीडियम ट्रांसमिशन लाइन के लिए, पहले वाला इंपीडेंस रिले। क्लियर है ना? हाँ, याद रखना, मीडियम के लिए। और ये वाला जो होता है ये आपका यूज होता है शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन के लिए। शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन के लिए यूज होता है आपका कौन सा, रिएक्टेंस रिले। ये क्यों यूज होता है शॉर्ट के लिए वो मैं बता भी दूंगा आपको, है ना, डोंट वरी। ओके, तो ये शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन के लिए, और इंपीडेंस रिले जो था वो आपका होता है बेटा मीडियम के लिए। ठीक है, हाँ ठीक है। देखो तो समझना, देखो ये रिएक्टेंस, अगेन देखो मैं वही बता रहा हूं फंडा, चेंज कुछ नहीं है, सेम चीज है। अब देखो इंपीडेंस था जेड, वोल्टेज डिवाइड बाई करंट करना था, सही बात है। अब आपको लेके आना है रिएक्टेंस। क्या लेके आना है, रिएक्टेंस। अब देखो क्या चीज होती है भाई, जो जेड होता है ना इंपीडेंस, वो क्या होता है, वो होता है आपका आर प्लस जे एक्स। देखो समझोगे तो बहुत सिंपल चीज है, ये होता है आपका रेजिस्टेंस, और ये एक्स जो होता है ये क्या कहलाता है, ये होता है आपका रिएक्टेंस। यही होता है ना रिएक्टेंस। ओके, अगर आप इसको बनाओ, अगर इसको प्लॉट करो तो ये कैसा होगा, समझो जरा। अगर इसको मैं प्लॉट करूं तो ऐसा होगा भाई, ये आर जो है ये तो रियल वैल्यू को दिखा रहा है, तो आर तो मेरा यहां होगा, सही है। अगर मैं एक्स को बनाऊं तो जे इंटू एक्स है, तो 90 डिग्री का फेज डिस्प्लेसमेंट है, तो ये इधर आ जाएगा जे इंटू एक्स। अगर इन दोनों को जोड़ दो तो ये मुझे क्या मिल जाएगा, तो बेटा ये आपको मिल जाएगा क्या, आपका जेड। बना दिया मैंने, देख लो, वेक्टर डायग्राम बना दिया इंपीडेंस का। क्लियर है? सपोज दैट अगर ये एंगल जो है, अगर मान लो ये एंगल क्या है आपका, थीटा है। क्या है ये एंगल आपका, थीटा, इंपीडेंस एंगल है। क्लियर है? अगर ये एंगल थीटा है, तो अगर मैं रिप्रेजेंट करना चाहूं किसको, आर को मैं अगर लिखूं, तो बेटा मैं आर को क्या लिख सकता हूं, तो देखो जेड का इधर वाला कंपोनेंट, तो इसको क्या लिखोगे आपका, जेड कोस थीटा लिख सकते हो। सही बात है नहीं है? अगर मैं इस एक्स को रिप्रेजेंट करूं कि एक्स का मैग्नीट्यूड कितना होगा, तो आप इसको जेड साइन थीटा लिख सकते हो। ठीक है भाई, इसका इधर वाला कंपोनेंट जेड साइन थीटा होगा, होगा कि नहीं होगा, यही होगा। हाँ, तो ये एक्स साइन थीटा हो गया। या अब आपको क्या चाहिए, रिएक्टेंस रिले। क्या चाहिए आपको, रिएक्टेंस रिले। रिएक्टेंस कहां है, देखो ये रहा। देखो अगर आप बनाना सीख गए ना एक बार बेसिक, तो फिर सब कुछ क्लियर है। रिएक्टेंस ये है एक्स, क्या है ये आपका, जेड साइन थीटा। मतलब क्या, जेड क्या होता है, इंपीडेंस। इंपीडेंस क्या होता है, वोल्टेज डिवाइड बाय करंट। मतलब आपको लाना वोल्टेज डिवाइड बाय करंट ही है, बट साथ में आपकी एक एंगल वाली टर्म भी होनी चाहिए। क्लियर है? क्योंकि साथ में साइन थीटा आ रहा है, सही बात है, तो एंगल वाली टर्म भी होनी चाहिए। आपको कुछ ऐसा बनाना है जेड साइन थीटा के तरह। क्लियर है? तो देखो कौन कौन सी टर्म मिलकर जेड साइन थीटा बना सकती है, सोचो। ये वाली टर्म और ये वाली टर्म लोगे तो ये वोल्टेज डिवाइड बाय करंट बना सकती है, पर एंगल नहीं आएगा, तो इन दोनों को नहीं लेना है। चलो सही है। फिर अगर मैं बात करूं इस वाली टर्म और इस वाली टर्म के लिए, तो इसमें एंगल है क्या साथ में, बिल्कुल है। यहां पे करंट है, बिल्कुल है। अगर इन दोनों को साथ में लिया तो देखो आई स्क्वायर को अगर आप इधर ले जाओगे तो एक करंट से एक करंट कट जाएगा, यहां बनेगा v अपॉन आई कोस थीटा। बनेगा या नहीं बनेगा, v अपॉन आई क्या हो जाएगा, जेड। v अपॉन आई को क्या लिख सकते हो, जेड लिख सकते हो, बिल्कुल है। और साथ में कुछ एंगुलर टर्म आ रही है, बिल्कुल आ रही है। मतलब ये बन सकता है, ये वाली टर्म और ये वाली टर्म मिलके ये वाली इक्वेशन बना सकते हैं। क्लियर है?
क्या मैं ये वाली और ये वाली ले सकता था क्या? चला चेक कर लो। अगर ये और ये लोगे तो जब वोल्टेज इधर जाएगा तो ये बनेगा करंट डिवाइड बाय वोल्टेज, जो इंपेडेंस नहीं होता एडमिटेंस हो जाता है। सही बात है नहीं है? लेकिन आपको तो ऐसा बनाना है ना, इंपेडेंस और सब साथ में एंगल। क्लियर है? तो ये वाली यूज में नहीं लेनी है। कौन कौन सी यूज में लेनी पड़ेगी? एक तो ये वाली और एक आपकी ये वाली। क्लियर है नहीं है? तो बिल्कुल क्लियर है। देखो ओके, नाम क्लियर तो कहानी क्लियर। अब देखो तो इसके लिए क्या हो गया, तो इसके लिए बेटा आपका एक तो K2 वाली टर्म आपको नहीं लेनी है, तो K2 को जीरो कर दिया, एक आपने जीरो कर दिया किसको? K4 को। तो बेटा टर्म कौन कौन सी बची? तो अब अगर आप बात करोगे ऑपरेटिंग टॉर्क की, किसकी बात कर रहे हो? ऑपरेटिंग टॉर्क की। तो पहली वाली टर्म बच चुकी है, दैट इज ओवर K1I², और तीसरी वाली टर्म बच चुकी है, दैट इज ओवर K3VI cos ऑफ थीटा माइनस टो। यही बचा है ना? देख लो एक बार, क्लियर है सबके? वेरी गुड, ओके। हाँ अब देखो भाई, दो टॉर्क होते हैं, कौन कौन से? रिस्ट्रेनिंग टॉर्क और आपका कौन सा? डिफ्लेक्टिंग टॉर्क। क्लियर है? अब देखो आपकी दो टर्म मिली है बेटा, एक ये वाली एक ये वाली। ये किसको दिखाती है? ये दिखाती है डिफ्लेक्शन को। तो ये दिखाएगा किसको? डिफ्लेक्शन टॉर्क को। तो फिर कंट्रोलिंग टॉर्क या रिस्ट्रेनिंग टॉर्क कौन दिखाएगा? तो बेटा वो ये वाली क्वांटिटी दिखाएगी, क्योंकि ये दोनों दिखा सकती है। ये डिफ्लेक्शन भी दिखाती है, रिस्ट्रेन भी दिखा सकती है, डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन। अगर ये इसके साथ में आ रही है तो क्या दिखाएगी? ये रिस्ट्रेन को दिखाएगी। अगर ये इसके साथ में आती तो क्या दिखाता है ये वाला? फिर ये डिफ्लेक्शन को दिखाता। सही बात है नहीं है? तो अगर आप बात करोगे तो ये वाली जो टर्म दिखा रही है, ये क्या दिखा रही है? डिफ्लेक्शन को दिखा रही है। मतलब आप इसमें क्या बोल सकते हो कि जो डिफ्लेक्शन जो दिखाता है, क्या डिफ्लेक्शन, जो डिफ्लेक्शन दिखाता है वो कौन दिखाता है? तो वो दिखाता है बेटा आपका करंट। कौन दिखाता है? वो आपका करंट दिखाता है। क्लियर है नहीं है? और जो रिस्ट्रेन दिखा रहा है, क्या आपका? रिस्ट्रेन। देखो STRAIN, जो रिस्ट्रेन दिखा रहा है वो कौन दिखा रहा है? तो यहां पे आपको इसका नाम क्लियर नहीं है, वोल्टेज करंट। इसको आप फेज भी बोल सकते हो, क्लियर है? या आप इसको डायरेक्शनल वाली टर्म भी बोल सकते हो, क्योंकि डायरेक्शनल वाली अकेली टर्म है इसमें, इकलौती। क्लियर है? हाँ, तो आप इसको रिस्ट्रेन को यहां पे क्या बोल सकते हो? डायरेक्शनल भी बोल सकते हो। ठीक है, तो इसको रिस्ट्रेन को आप दूसरा नाम क्या दे सकते हो? डायरेक्शनल। क्लियर है? तो इसमें डिफ्लेक्शन करंट दिखाता है और रिस्ट्रेन कौन दिखाता है बेटा? डायरेक्शनल दिखाता है। क्लियर है? वेरी गुड। अब देखो भाई, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क और कंट्रोलिंग टॉर्क एक दूसरे के अपोजिट में होते हैं, तो बीच में नेगेटिव साइन। अब देखो कहानी वही है पुरानी वाली सेम। क्लियर है नहीं है? तो मैं फटाफट लिख देता हूं। ओके, तो व्हेन रिले इज ऑपरेट, ओके, क्या होना चाहिए? योर ऑपरेटिंग टॉर्क मस्ट बी ग्रेटर देन 0। अगर ये 0 से बड़ा होगा तो ये वाली वैल्यू बड़ी होनी चाहिए इस वाली वैल्यू से, क्योंकि ये डिफ्लेक्टिंग है, ये कंट्रोलिंग है। सही बात है नहीं है? तो डिफ्लेक्टिंग बड़ा होता है, तो ये आपका क्या हो जाएगा? K1I² मस्ट बी ग्रेटर देन, बेटा फटाफट देख लो, cos ऑफ थीटा माइनस टो। देखो ये थीटा क्या है यहां पे? तो ये थीटा तो है बेटा आपका इंपेडेंस एंगल। क्या है ये आपका? इंपेडेंस एंगल। और ये टो क्या है? तो बेटा ये टो है आपका करंट और वोल्टेज के बीच में एंगल। टॉर्क क्या है आपका? तो टॉर्क रिप्रेजेंट कर रहा है यहां पे, ये जो टो है ये रिप्रेजेंट कर रहा है क्या आपका? एंगल बिटवीन वोल्टेज एंड करंट। इस वोल्टेज और करंट के बीच में एंगल दिखा रहा है टो, और ये जो थीटा है, ये थीटा दिखा रहा है बेटा आपके इस इंपेडेंस का एंगल। क्लियर है नहीं? अलग अलग चीजें हैं दोनों। ठीक है, अब देखो अगर आप बात कर रहे हो किसके लिए? रिएक्टेंस के लिए। तो रिएक्टेंस क्या होता है बेटा? इंडक्टेंस का होता है j⍵L। कैपेसिटेंस का क्या होता है? 1/j⍵c। क्लियर है? हम ट्रांसमिशन लाइन के लिए बात कर रहे हैं, तो यहां पे हमारा इंडक्टेंस वाला कंपोनेंट आ रहा है। सही बात है नहीं है? तो अगर आप इंडक्टेंस की बात करो या किसी भी रिएक्टेंस की बात करो, तो वोल्टेज और करंट के बीच में जो एंगल होता है वो कितना होता है बेटा? 90 डिग्री होता है। अगर वो इंडक्टर है तो करंट 90 से लैग करेगा, अगर वो कैपेसिटर है तो करंट 90 से क्या करेगा? लीड करेगा विद रिस्पेक्ट टू वोल्टेज। क्लियर है नहीं है? ओके, तो टो जो हो जाएगा किसके लिए? आपका रिएक्टेंस के लिए, वो कितना हो जाएगा बेटा? 90 डिग्री हो जाएगा। होएगा कि नहीं होएगा? वेरी गुड। तो क्या लिखोगे यहां से? तो देखो ये हो गया आपका K1I², ये बड़ा होना चाहिए। किससे बड़ा होना चाहिए? K3VI cos ऑफ थीटा माइनस 90। cos 90 माइनस थीटा या cos थीटा माइनस 90 कितना हो जाएगा? साइन थीटा बन जाएगा। सही है? हाँ, तो यही तो चाहते थे। K3 को इधर ले आओ, तो ये हो गया आपका K1 डिवाइड बाई K3। इस I को ले जाओ उधर, तो ये बना देगा आपका V/I, और ये बना देगा आपका साइन ऑफ थीटा। देखो जरा ध्यान से, बना कि नहीं बना? देखो बना कि नहीं बना? बन गया। V/I को क्या लिख सकते हो? Z लिख सकते हैं। तो भाई हम बोल सकते हैं कि K1 डिवाइड बाई K3 मस्ट बी लेस देन योर Z साइन थीटा। अब Z साइन थीटा क्या होता है? रिएक्टेंस होता है। तो अब तो लिख सकता हूं मैं,
तो दैट इज कॉल्ड योर K1 डिवाइड बाई K3 जो होगा वो छोटा होगा आपका किससे, ये आपके रिएक्टेंस की वैल्यू K1 बाई K3 से क्या होनी चाहिए, छोटी होनी चाहिए। तो देखो वही कहानी आ गई, जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ती जाएगी रिएक्टेंस बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा। क्लियर है नहीं है? एक डिस्टेंस वो होगी जिस पे जाके आपका x किसके बराबर हो जाएगा, इस वैल्यू के बराबर हो जाएगा। अगर उससे आगे अगर आप चलेंगे तो आपका रिले ऑपरेट नहीं करेगा, और उससे कम कम वैल्यू के लिए अगर आप करोगे तो आपका रिले ऑपरेट होगा। तो कहानी पूरी वही सेम है जैसा आपका किसमें होता है, इंपेडेंस रिले में होता है। सही बात है कि नहीं है? ओके, कि आपके रिएक्टेंस की वैल्यू एक पर्टिकुलर वैल्यू से क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। क्लियर है? फिर से समझ लो, अगर किसी को कंफ्यूजन है तो देख लो। ये बेटा ट्रांसमिशन लाइन, ये रिले है आपका। क्लियर है? ये वैल्यू मैं मान लेता हूं सपोज दैट ये P पॉइंट पे जाके आपको वैल्यू कितनी मिल रही है रिएक्टेंस की, K1 बाई K3 के बराबर मिल रही है। सही बात है नहीं है? एक पॉइंट ले लेता हूं मैं यहां पे, ये हो गया आपका F1, एक पॉइंट में ले लेता हूं यहां पे F2। अगर फॉल्ट F1 पे आया, क्लियर है, तो रिएक्टेंस ऑफ F1 जो होगा, अगर वो रिएक्टेंस ऑफ P के कंपेयर में करे तो इससे कम डिस्टेंस पे है तो छोटा होगा। क्लियर है? तो क्या ये ऐसा लिखोगे? अगर फॉल्ट आया F2 पे तो रिएक्टेंस ऑफ F2 जो होगा वो बड़ा हो जाएगा x ऑफ P से। क्लियर है? रिले ऑपरेट कब करेगा? तो बेटा रिले ऑपरेट जब करेगा जब रिएक्टेंस इससे छोटा हो। क्या इसमें दिखा रहा है रिएक्टेंस इससे छोटा दिखा रहा है, तो F1 पे ऑपरेट करेगा और F2 पे ऑपरेट नहीं करेगा। वेरी सिंपल। क्लियर है? बहुत इजी है, सिंपल है एकदम। क्लियर है? तो कोई कंफ्यूजन है इसमें? देख लो एक बार ध्यान से। कोई कंफ्यूजन नहीं है? ओके, देखो, हाँ अब ध्यान से समझना। ओके, मैं इसको इरेज कर देता हूं थोड़ा सा। ओके, तो भाई सबसे पहले तो इसका नेम, एडिशनल नेम, दूसरा क्या होगा? तो सबसे पहले तो इसमें रिस्ट्रेन कौन दिखा रहा है, देखो जरा, किसने दिखाया है? डायरेक्शनल ने। ठीक है, तो क्या बोलोगे? जैसे उसमें बोलते थे आप, वोल्टेज के लिए बोला था रिस्ट्रेनिंग वोल्टेज ओवर करंट रिले, पुराने वाले का नाम दिया था, तो इसका नाम क्या दोगे? रिस्ट्रेन किसने दिखाया? डायरेक्शनल ने। तो क्या बोलोगे? डायरेक्शनल रिस्ट्रेन। क्लियर है नहीं है? और आपका डिफ्लेक्शन किसने दिखाया? करंट ने। तो करंट वाले को क्या बोलोगे? ओवर करंट रिले। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसका दूसरा नाम भी दे सकते हो। क्या बोलोगे? ओके, डायरेक्शनल रिस्ट्रेन। ओके, डायरेक्शनल रिस्ट्रेन ओवर करंट रिले। ठीक है, हाँ, ये रिस्ट्रेनिंग डायरेक्शनल ओवर करंट रिले। ठीक है, ओके, अब सुनो जरा आगे। हाँ, ओके ओके, ठीक है, देख लो, सुनना भाई। तो सबसे पहले तो कहानी यह है कि भाई ध्यान से समझना, ये है आपकी ट्रांसमिशन लाइन। देखना बेटा जरा ध्यान से। अब ट्रांसमिशन लाइन का रिप्रेजेंटेशन कुछ ऐसा होता है, समझना। ये है होता है आपका रेजिस्टेंस, सही है, फिर ये होता है आपका रिएक्टेंस, ये आपका R है, ये आपका Z है, और इधर आप दिखाते हो, सॉरी ये आपका JXL है, मतलब इंडक्टेंस है ये इधर आप दिखाते हो कैपेसिटेंस को, और इधर आप दिखाते हो आपके कंडक्टेंस को, G को। यही होता है रिप्रेजेंटेशन। अब देखो, जैसे जैसे आप लेंथ बढ़ती जाती है, आपके ये जो पैरामीटर्स होते हैं इनकी वैल्यू क्या होती जाती है? बढ़ती जाती है। क्लियर है? अब अगर मैं बात करूं ट्रांसमिशन लाइन के क्लासिफिकेशन की, तो आपको पता है लेंथ के हिसाब से ट्रांसमिशन लाइन के क्या किए जाते हैं? क्लासिफिकेशन किए जाते हैं। किस किस में किए जाते हैं? तो 3 तरीके से किए जाते हैं। कौन कौन सा होता है? तो पहला आपको पता ही है, मैं इधर लिख देता हूं। तो पहला आपको क्या पता है कि पहला क्लासिफिकेशन होता है आपका शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन। ठीक है, दूसरा हम करते हैं मीडियम में। ओके, समझ लेना एक बार। और तीसरा जो करते हैं वो करते हैं हम बेटा लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन। देखो किस तरीके से करते हैं, क्लासिफिकेशन को समझना। ठीक है, अब भाई इनकी जो वैल्यूज होती है वो काफी छोटी होती है, रेजिस्टेंस की, इंडक्टेंस की, कैपेसिटेंस की और जी की। जैसे जैसे लेंथ बढ़ती जाती है ये वैल्यूज इंक्रीज होती जाती है, होती जाती है, होती जाती है। शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन के बारे में हम लोग ये बोलते हैं कि ट्रांसमिशन लाइन की वो लेंथ, इसमें लेंथ बोलते हैं कितने से कम? 80 किलोमीटर से कम। और डेफिनेशन में क्या बोलते हैं? डेफिनेशन में बोलते हैं कि ट्रांसमिशन लाइन की वो लेंथ जहां तक आप कैपेसिटेंस के और लीकेज के इफेक्ट को नेग्लेक्ट कर सको, तो वो वाली लेंथ आपकी क्या कहलाती है? तो वो कहलाती है आपकी शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन।
मतलब शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन में आपके पास दो कंपोनेंट होते हैं, एक होता है आर और एक होता है आपका जेएक्स, सिर्फ जेड होता है। क्लियर है? ओके। फिर अगर आप बात करो मीडियम ट्रांसमिशन लाइन की, तो वो वाली लेंथ जहां तक आप सी को तो कंसीडर करना शुरू कर दो पर जी को कंसीडर ना करो, इसको नेग्लेक्ट कर सको। मतलब यहां पे आपके कंपोनेंट कौन कौन होते हैं, तो यहां पे आपका आर हो गया, एल हो गया, ओके, और इसकी लेंथ भी मैं बता देता हूं कितनी होती है, लेस देन 200, ओके, और ग्रेटर देन 80 तो हो ही गई है। क्लियर है? तो यहां पे कंपोनेंट कौन कौन हो गए, आर हो गया, एल हो गया और सी हो गया। समझने की कोशिश करना, ठीक है। और लॉन्ग के लिए 200, ये आपको पता है, ये सब इसमें चारों होते हैं आर, एल, सी और जी। ओके, अब ध्यान से समझना क्या होता है, शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन में जैसे जैसे बेटा लेंथ बढ़ती जाती है ना, इन दोनों का इफेक्ट तो आता है, ये बात तो सही है। बट ध्यान रखना, जब एक कंडक्टर में अगर करंट का फ्लो होता है ना, तो वो एक अच्छा खासा मैग्नेटिक फील्ड डेवलप करता है। क्लियर है? और ये जो मैग्नेटिक फील्ड होता है ना, इसकी वजह से एक वायर का जो इंडक्टेंस होता है ना, वो इंडक्टेंस अच्छा खासा होता है। मतलब अगर आप एक शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन की बात करो, तो एक शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन में अगर आप कंपेयर करो, तो शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन में दोनों कंपोनेंट होते हैं, रेजिस्टेंस होता है और एक्स होता है। अब देखो, लेंथ बहुत ज्यादा हाई नहीं है, मतलब आर की वैल्यू भी ज्यादा नहीं है और एक्स की वैल्यू भी ज्यादा नहीं है, क्योंकि लेंथ काफी कम है। क्लियर है? अकॉर्डिंग टू लेंथ के हिसाब से दोनों वैल्यू कम है। अब अगर दोनों में कंपेयर करो आर और एक्स में, तो बेटा एक्स की जो वैल्यू होती है ना, वो आर के कंपेरिजन में काफी ज्यादा हाई होती है। किसके लिए? तो ये आपका कैलकुलेशन होता है किसके लिए, शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन के लिए। मतलब शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन में रेजिस्टेंस की वैल्यू काफी कम होती है, किसके, इंडक्टेंस से। तो अगर आप कभी कभी शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन को बनाओ, तो रिप्रेजेंटेशन में आप आर और एक्स को भी ले सकते हो, या अकेले और अकेले सिर्फ और सिर्फ आप किसको बना सकते हो, एक्स से भी बना सकते हो। क्लियर है? अगर आप लोगों ने कभी पढ़ा हो, तो आप लोग जब स्टेबिलिटी की बात करते हो, जब फॉल्ट एनालिसिस की बात करते हो, क्लियर है नहीं है, तो वहां पे जब हम ट्रांसमिशन लाइन को बनाते हैं, तो सिर्फ और सिर्फ रिएक्टेंस को ही बनाते हैं, आर को साथ में नहीं बनाते हैं। उसका रीजन यही होता है, क्योंकि शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन या जब डिस्टेंस काफी कम होती है, तो रिएक्टेंस की वैल्यू जो होती है वो काफी ज्यादा हाई होती है कंपेरेटिवली ओवर रेजिस्टेंस। क्लियर है? ओके। अब देखो, मीडियम ट्रांसमिशन लाइन की बात करोगे तो सोचो, लेंथ बढ़ते 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 इतनी बढ़ चुकी है कि आर और एक्स की वैल्यू तो अच्छी खासी हाई हो चुकी है, लेकिन इस लेंथ के बाद में अगर इससे जस्ट तुम आगे चलना शुरू किए, भाई शॉर्ट की खत्म हुई 80, और 80 से जैसे ही तुम आगे बढ़े, तुम्हारे कैपेसिटेंस का इफेक्ट इंक्लूड होना शुरू हुआ है। मतलब उसका इफेक्ट आना शुरू हुआ है, लेकिन वो बहुत ज्यादा नहीं है, अभी तो सिर्फ आना शुरू ही हुआ है। क्लियर है नहीं है? तो मीडियम ट्रांसमिशन लाइन में जस्ट कैपेसिटेंस का इफेक्ट जो होता है वो इंक्लूड होना शुरू होता ही है, बट आर और एल का इफेक्ट तो अच्छा खासा हो चुका होता है, क्योंकि वो तो शॉर्ट से चलते हुए आ रहे हैं। सही बात है नहीं है? तो सी का इफेक्ट जस्ट इंक्लूड होना शुरू होता है। तो इस केस में आपका सी की जो वैल्यू होती है, या आपका कैपेसिटेंस का जो इफेक्ट होता है, वो जस्ट कंसीडर होना शुरू ही होता है, हम उसको इंक्लूड करना शुरू ही करते हैं। तो मतलब आर और एल की वैल्यू काफी ज्यादा हाई होती है कंपैरेटिवली ओवर सी। किसके केस में? फॉर योर मीडियम ट्रांसमिशन लाइन। क्लियर है नहीं है? तो इसके लिए आप क्या बोल सकते हो, तो इसमें आप ये बोल सकते हो कि आर और एल जो होते हैं ना, वो बेटा आपके काफी ज्यादा हाई होते हैं, किससे? आपके सी से। क्लियर है? वेरी गुड। अब देखो, जैसे जैसे तुम आगे बढ़े, अब जैसे जैसे मीडियम में तुम 80 से आगे चले, 80 से आगे चले, तो आर भी बढ़ रहा है, एल भी बढ़ रहा है, अब तुम्हारा सी बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। जब तुम पहुंचे 200 पे, मीडियम ट्रांसमिशन लाइन की फाइनल लेंथ पे, जब तुम पहुंचे 200 पे, तो अब तुम्हारे कैपेसिटेंस की वैल्यू अच्छी खासी इफेक्टिव हो चुकी है, इंडक्टेंस की वैल्यू भी इफेक्टिव हो चुकी है, लेकिन कैपेसिटेंस की वैल्यू भी इफेक्टिव हो चुकी है। इस 200 के बाद में आपका लीकेज भी इंक्लूड होना शुरू हो जाएगा, लेकिन लीकेज की वैल्यू अभी उतनी इफेक्टिव है नहीं है, लेकिन कैपेसिटेंस की वैल्यू तो अच्छी खासी इफेक्टिव है। सही बात है नहीं है? तो कैपेसिटेंस कहां पे कनेक्टेड है? पैरेलल में कनेक्टेड है। कहां कनेक्टेड है? पैरेलल में कनेक्टेड है। सही बात है नहीं है? तो इसका जब आप रिप्रेजेंट करते हो, तो आपको पता है ना, एक्स ऑफ सी होता है 1/j⍵c, और हम कैलकुलेशन को इजी बनाने के लिए एक्स ऑफ सी की जगह क्या लेते हैं? वाई ऑफ सी लेते हैं। मतलब हम इंपीडेंस की जगह क्या इंक्लूड करते हैं? एडमिटेंस की तरह बिहेवियर इंक्लूड करते हैं, ताकि बिहेवियर कैसा हो जाए? सिंपल हो जाए। सही बात है नहीं है? तो यहां पे जब आप पहुंचते हो, तो यहां पे आपके कैपेसिटेंस का इफेक्ट जो होता है वो अच्छा खासा इंक्लूड होना शुरू हो जाता है, या कैपेसिटेंस का इफेक्टिव यहां पे अच्छा खासा हो जाता है। समझ में आई ये कहानी जो मैंने बताया है? क्लियर है? ये माइंड में रखना पड़ेगा बेटा आपको। क्लियर है? अब देखो, अगर ऐसा है तो अब ध्यान से समझो, यहां पे सिर्फ रिप्रेजेंटेशन किसका है? एक्स का। आर काफी कम है,
तो जो एक्स को रिप्रेजेंट करता है वो कौन होता है? रिएक्टेंस रिले। ठीक है, समझ में आया? क्लियर है? तो रिएक्टेंस रिले किसके लिए यूज में होगा? देखो ये रहा शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन। क्लियर है? जहां पे आर और एल का इफेक्ट अच्छा खासा है, सी का उतना नहीं है अभी तक। क्लियर है? तो यहां पे किसे आर और एल किस में आते हैं? इंपीडेंस में। सही बात है नहीं है? तो ये कौन सा रिले होगा? इंपीडेंस। तो ये हो गया बेटा आपका इंपीडेंस रिले। कोई कंफ्यूजन है? नहीं है ना? वेरी गुड। और यहां पे आपका सी वगैरह का मतलब पैरेलल वाली ब्रांचेज का इंक्लूड होना शुरू हो गया है। तो पैरेलल वाली ब्रांचेज में हो जाएगा एडमिटेंस। एडमिटेंस को मोह भी बोलते हैं, 1/ओम मोह बोलते हैं। क्लियर है? तो इसमें कौन सा रिले यूज होता है? तो ये हो गया बेटा आपका मोह रिले। क्लियर है? तो अब नाम से अब क्लियर होना चाहिए आपको। क्लियर है कि रिएक्टेंस रिले किसके लिए? शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन के लिए। इंपीडेंस किसके लिए? मीडियम के लिए। और लॉन्ग के लिए कौन सा यूज होगा? तो मोह रिले यूज में होगा। क्लियर है ना सबके? गुड, ओके। अब मैं हटा देता हूं इसको। ठीक है, हाँ सुन लो, अब आगे की कहानी समझो। रिएक्टेंस रिले, ओके। रिएक्टेंस रिले में एक छोटी सी बात और समझ लेना, देखो जरा ध्यान से। अगर मैं बात करूं इंपीडेंस, क्या होता है बेटा? आर प्लस जे एक्स होता है। अरे यार, अगर मैं रिएक्टेंस के लिए बात करूं तो मुझे क्या पता लग रहा है कि फॉर द शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन के लिए आर जो सॉरी आर जो होता है वो काफी छोटा होता है। किससे? एक्स से। तो जेड को आप डायरेक्ट क्या लिख सकते हो? जे इंटू एक्स। तो मोड ऑफ जेड को डायरेक्ट क्या लिख सकते हो? एक्स के बराबर लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो? तो अगर आप डायग्राम बनाओगे तो क्या बोलोगे? ये आपका रेजिस्टेंस है, ये आपका रिएक्टेंस है। हुआ या नहीं हुआ? अगर जेड को रिप्रेजेंट करोगे तो जेड तो एक ही वैल्यू है, सिर्फ और सिर्फ एक्स नोट के ऊपर डिपेंडेंट है। तो आपका कर्व कैसा आएगा? ऐसा स्ट्रेट लाइन आएगा। क्यों? क्योंकि ये आर के ऊपर डिपेंड कर ही नहीं रहा। आर की कोई भी वैल्यू हो, जेड की वैल्यू एक पर्टिकुलर वैल्यू होगी कोई भी, एक्स। क्लियर है? और रिएक्टेंस रिले वर्क कब करता है? जब रिएक्टेंस की वैल्यू एक पर्टिकुलर वैल्यू से कैसी होनी चाहिए? कम होनी चाहिए। तो अगर इससे कम होगी तो इससे कम वाला रीजन कौन सा आ जाएगा बेटा? ये वाला आ जाएगा। ठीक है? तो ये इस वाले रीजन में ऑपरेट करेगा और इससे ऊपर वाले रीजन में ऑपरेट नहीं करेगा। क्लियर है? तो ये वाला जो रीजन है ये आपका कौन सा हो जाएगा बेटा? ये आपका ऑपरेटिंग रीजन है। ठीक है, ओके। और ये वाला जो है ये आपका नॉन ऑपरेटिंग है। ओके, तो आई थिंक क्लियर होगा। ये वाला रीजन आपका ऑपरेटिंग होगा और ये वाला रीजन आपका नॉन ऑपरेटिंग होगा। ठीक है, तो ये छोटी छोटी चीजें हैं, डायरेक्शन याद रह जाएगा आपको। ठीक है, ओके। अगला रिले चलते हैं हम लोग। ये क्लियर है? इसको हटा देता हूं मैं अब। ओके, तो अगला है हमारा मोह रिले। ये रिएक्टेंस हो गया। ओके, तो अगला रिले है हमारा मोह रिले। ठीक है, हाँ समझ लेना ध्यान से। देखो इधर क्या है। अरे भाई कहानी वही है। मोह का मतलब होता है एडमिटेंस। एडमिटेंस बनाना है तो मतलब आपको करना पड़ेगा करंट डिवाइड बाय वोल्टेज। सही बात है ना? मोह ही करना है तो करंट डिवाइड बाय वोल्टेज। जब आपने ये और ये लिया था तो आपका रिएक्टेंस बना था वोल्टेज डिवाइड बाय करंट इनटू कोस थीटा आया था। सही बात है नहीं है? आपको क्या बनाना है? आपको बनाना है करंट डिवाइड बाय वोल्टेज। तो अब एक काम करो, इसको ले लो और इसको ले लो, दोनों को इंक्लूड कर लो। सही बात है नहीं है? तो क्या हो जाएगा कि आपका जो तो कौन कौन सी टर्म जीरो हो गई? आपका K2 जीरो हो गया इसमें। क्लियर है? दूसरा आपका कौन सा जीरो हो गया? K4 जीरो हो गया। और मोह रिले कहां यूज होता है? फॉर दी लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन। अभी अभी बताया मैंने। क्लियर है? हाँ, तो K2 जीरो हो गया, K4 जीरो हो गया। तो अब बेटा आपका जो ऑपरेटिंग टॉर्क होगा, T नोट जो होगा वो आपका क्या हो गया? तो देखो दो टर्म आ गई है। एक आया है आपका K1 I²। ठीक है, ओके K1, ओके ये तो अपन ले लिया था। ओके, ये और ये लिया था पहले। ओके सॉरी, एक मिनट। तो इसमें आपका K1 जीरो हो गया और आपका K4 जीरो हो गया। ओके, वो तो इंपीडेंस बना देगा। ओके देखो, तो इसमें K1 और K4 जीरो हो गया। तो पहली टर्म कौन सी आ जाएगी बेटा? आपका K2V²। ओके, और दूसरी टर्म कौन सी आएगी? K3VI cos ऑफ थीटा माइनस टो। यही बनेंगे दोनों। देख लो, ये वाली टर्म किसको दिखाएगी? तो भाई ये वाली टर्म जो आपकी दिखाएगी, ये दिखाएगी, देखो यहां थोड़ी सी एक चीज का थोड़ा कंफ्यूजन है, ध्यान से समझना। ये वाली टर्म किसको दिखाएगी? रिस्ट्रेन को। और ये वाली टर्म किसको दिखाएगी? डिफ्लेक्शन को। क्योंकि ये वाली टर्म तो हमेशा रिस्ट्रेन को दिखाती है ना। तो ये वो टर्म दिखाएगी बेटा आपके रिस्ट्रेन को और ये टर्म आपके किसको दिखाएगी?
डिफ्लेक्शन को दिखाएगी। ध्यान रखना, आपका जो सुई जो घूमती है ना, वो घूमती है डिफ्लेक्शन की वजह से। टी ऑफ सी या रिस्ट्रेन जो होता है ना, वो तो उसको कंट्रोल या रोकने की कोशिश करता है। अगर उसमें वो घूम रही है, अगर फ्लक्चुएशन आ रहा है, तो उसका क्या मतलब है? उसका मतलब यह है कि बेटा आपका डिफ्लेक्टिंग बड़ा है, किससे? कंट्रोलिंग से या रिस्ट्रेनिंग से। सही बात है नहीं है? तो ध्यान से समझना कि अगर आपको रिप्रेजेंट करना है तो ध्यान से समझो, इसमें रिस्ट्रेन कौन सा है? तो रिस्ट्रेन है बेटा आपका केवी स्क्वायर, मतलब इसके आगे लगाओ नेगेटिव साइन, इसके आगे लगाओ पॉजिटिव साइन। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर टी नोट की वैल्यू अगर पॉजिटिव हुई, पॉजिटिव का मतलब होता है ग्रेटर देन जीरो, अगर ग्रेटर देन जीरो हुई तो क्या मतलब होगा? तो उसका मतलब यह होगा कि आपका डिफ्लेक्शन ज्यादा होगा, किससे? रिस्ट्रेन से। जब डिफ्लेक्शन ज्यादा होता है ना रिस्ट्रेन से, बेटा जब भी आपका रिले जो होता है वो क्या करता है? ऑपरेट करता है। सही बात है नहीं है? ओके, तो फॉर ऑपरेशन देखो, इसको आप क्या भी लिख सकते हो, तो यहां पे आप पहली बात तो लिख सकते हो कि यहां पे आपका जो रिस्ट्रेन कर रहा है, ओके, वो कौन कर रहा है बेटा? तो वो है आपका वोल्टेज। क्लियर है? ओके, और जो डिफ्लेक्शन दिखा रहा है, जो डिफ्लेक्शन दिखा रहा है वो आपका कौन दिखा रहा है? तो वो दिखा रहा है आपका डायरेक्शनल वाली टर्म। क्लियर है? जो डिफ्लेक्शन दिखा रहा है वो कौन दिखा रहा है? डायरेक्शनल वाली टर्म। क्लियर है? तो फॉर ऑपरेशन, ओके, फॉर ऑपरेटिंग ए रिले क्या होना चाहिए? ओके, कि ओवर टी ऑफ जीरो मस्ट बी ग्रेटर देन जीरो, मतलब आपका ऑपरेटिंग टॉर्क जो होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए? पॉजिटिव होना चाहिए या ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए। क्लियर है? अगर ये वैल्यू ग्रेटर देन जीरो हो रही है तो क्या मतलब है? कि ये वाली टर्म बड़ी है किससे? इस वाली टर्म से। तो क्या हो जाएगा कि मीन ओवर K3 VI cos ऑफ थीटा माइनस टो मस्ट बी ग्रेटर देन योर K2 V स्क्वायर। देखो, अगर आप इस वोल्टेज को इधर ले आओ, ठीक है, तो क्या बनेगा? इस K3 को उधर ले जाओ तो ये क्या बनेगा? वोल्टेज से एक तो कट जाएगा, ये बनेगा आपका I डिवाइड बाई V, ये हो जाएगा आपका cos ऑफ थीटा माइनस टो, और ये हो जाएगा ग्रेटर देन, और ये हो जाएगा आपका K2 डिवाइड बाई K3। I बाई V को क्या लिख सकते हो आप? एडमिटेंस, Y लिख दूं मैं इसको, cos ऑफ थीटा, एडमिटेंस को ही मोह बोलते हैं। सही बात है कि नहीं है? बिल्कुल सही है। ओके, अगर आपको और सिंपल बनाना है, अगर इसको एडमिटेंस में कन्वर्ट करना है, तो एक काम करो, इसको उल्टा कर लो। हैं, अगर इसको उल्टा करोगे 1 डिवाइड बाई 1 डिवाइड बाई, तो कैसे लिखोगे? तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, 1 डिवाइड बाई वाई कॉस ऑफ थीटा माइनस टो। अगर 1 डिवाइड करोगे तो साइन चेंज हो जाएगा, ये इधर से इधर बन जाएगा, K3 पहुंच जाएगा आपका ऊपर और K2 आ जाएगा आपका नीचे। क्लियर है? 1 अपॉन वाई को क्या बोल सकते हो आप? जेड हैं, और ये इसको cos थीटा को ले जाओ इधर, तो इसको आप ये भी लिख सकते हो K3 K2, और ये हो जाएगा आपका cos ऑफ थीटा माइनस टो। सही है? तो आप ये भी बोल सकते हो कि अगर इंपीडेंस की वैल्यू अगर किसी पर्टिकुलर वैल्यू से कम हुई तो आपका रिले ऑपरेट करेगा, या आप ऐसे बोल सकते हो इंपीडेंस के कम हो रहा है तो मतलब एडमिटेंस ज्यादा हो रहा होगा, या आप ये भी बोल सकते हो कि अगर एडमिटेंस की वैल्यू किसी पर्टिकुलर वैल्यू से ज्यादा हुई तो भी आपका रिले क्या करेगा? ऑपरेट करेगा। क्लियर है नहीं है? तो इसके बारे में इतना थोड़ा सा क्या करना है आपको? ध्यान रखना है। ठीक है, तो कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए इसमें। क्लियर है सबके? एक बार देख लो, मोहर रिले है, आपको एडमिटेंस बनाना था, 2 टर्म आई है आपके पास में, पहली ये आ रही है, दूसरी ये आ रही है। क्लियर है? ये वाली टर्म हमेशा किसको दिखाती है? रेजिस्टेंस को दिखाती है, वोल्टेज वाली। ये किसको दिखाती है? तो ये किसी को भी दिखा सकती है, ये रेजिस्टेंस को भी दिखा सकती है या आपके डिफ्लेक्शन को भी दिखा सकती है। क्लियर है? अब अगर ये टर्म रेजिस्टेंस को दिखा रही है तो ये किसको दिखाएगी बेटा? डिफ्लेक्शन को दिखाएगी। अगर आपका सिस्टम ऑपरेट होगा तो वो कब होगा? तो वो तब होगा जब आपका डिफ्लेक्शन ज्यादा होगा, किससे? रेजिस्टेंस से। तो वो मैंने वही किया है कि डिफ्लेक्शन अगर हायर हुआ किससे? रेजिस्टेंस से, तो आपका रिले ऑपरेट होगा। और उसको करने पे आपको ये वाली कंडीशन मिल रही है। क्लियर है? ओके गुड। अब देखो जरा आगे ध्यान से, कौन कौन सी टर्म इंक्लूड हुई है इसमें? नाम बताओ जरा, इसका नाम क्या होना चाहिए? अगला वाला, अगर मैं इसके नाम के बारे में बात करूं तो इसका नाम क्या होना चाहिए? ओके, हाँ बताओ। रेजिस्टेंस कौन दिखा रहा है? वोल्टेज। वेरी गुड, तो ये हो गया आपका वोल्टेज रेजिस्टेंस। ओके, ये रिस्ट्रेनिंग वोल्टेज, वोल्टेज रिस्ट्रेनिंग, रिस्ट्रेनिंग वोल्टेज भी अगर इसको बोले तो चलेगा। ओके, तो वोल्टेज रिस्ट्रेनिंग। ओके, और डिफ्लेक्शन कौन दिखा रहा है? डिफ्लेक्शन दिखा रहा है डायरेक्शनल वाली, तो वोल्टेज रिस्ट्रेनिंग डायरेक्शनल रिले। ठीक है,
तो ये इसका दूसरा नाम भी हो गया। ये नाम आप खुद से दे सकते हो, क्लियर है, लेकिन इंपॉर्टेंट है ये नेम, ठीक है, ध्यान रखना इनका। ओके, पहले रिस्ट्रेन वाली टर्म लिखना, बाद में डिफ्लेक्शन वाली टर्म लिखना जब आप नाम देने जा रहे हो। ओके, हाँ, अगर किसी को लगता है कि इसका डायग्राम कैसा होगा, क्लियर है, तो देखो ऐसा डायग्राम हम लोगों ने पहले भी बनाया था। कौन सा, याद करो, इंपीडेंस वाला रिले। उसमें ऐसा था कि अगर जेड छोटा हो जेड नोट से, मतलब कोई कांस्टेंट से अगर छोटा हो, जैसे K1/K2 से छोटा हो, क्लियर है, तो अगर ऑपरेटिंग आपका जो इंपीडेंस है अगर वो छोटा है किसी पर्टिकुलर वैल्यू से, तो आपका डायग्राम कुछ ऐसा आया था, एक सर्कल जिसका ओरिजिन सेंटर था, ऐसा ही था ना। इसको मैच करो, एक जैसा ही है, वही आपका कांस्टेंट वैल्यू, वही कांस्टेंट वैल्यू, क्लियर है। लेकिन यहां पे इस कांस्टेंट के साथ में कुछ एंगल आ गया है। एंगल का मतलब है ये वैल्यू जो है ना, ये थोड़ा सा क्या हो रहा है, शिफ्ट हो रहा है। मतलब है ये एक सर्कल का इक्वेशन ही, लेकिन ये थोड़ा सा शिफ्ट है किसी एंगल से, क्लियर है। तो अगर आप यहां से इसको शिफ्ट करोगे ना, तो इस सर्कल को आपको इधर उधर शिफ्ट करना है। तो इसका आप डायरेक्ट समझ लो कि इसका डायग्राम कैसा होता है। तो इसका जो डायग्राम होता है मोहर रिले का, याद रखना ये, तो बेटा ये एक सर्कल ही होता है और ये कुछ ऐसा होता है, ठीक है, सर्कल ये। ओके, थोड़ा ढंग से नहीं बनाया, प्रॉपर तरीके से बनाना है इसको। ओके, ऐसा होता है ये, ठीक है, ये ऐसा एक सर्कल होता है जो कहां से गुजरता है, ये आपके ओरिजिन से गुजरता है, ठीक है। ये आपके एक ओरिजिन से गुजरने वाला एक क्या होता है, सर्कल होता है, क्लियर है। अगर इस इंपीडेंस की वैल्यू इससे कम हुई, मतलब इसके अंदर अंदर वाला अगर रीजन हुआ, तो ये आपका क्या, कौन सा रीजन कहलाता है, तो ये वाला रीजन आपका ऑपरेटिंग रीजन कहलाता है। ठीक है, तो ये आपके तीनों रिले हो चुके हैं। ओके, डिस्टेंस मतलब आपके डिस्टेंस रिले के आप लोगों ने तीनों पढ़ा है। मैंने आप लोगों को इंपीडेंस वाला पढ़ा है जो हम मीडियम ट्रांसमिशन लाइन के लिए यूज में करते हैं, क्लियर है। दूसरा हम लोगों ने रिएक्टेंस पढ़ा है, जो रिएक्टेंस आपको किसका लिए यूज में होता है, शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन के लिए यूज में होता है। तीसरा हम लोगों ने मोह पढ़ा है, जो आपका लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन के लिए यूज में किए जाते हैं। मतलब आपके जो डिस्टेंस रिले होते हैं ना बेटा, ये आप लोगों के सिर्फ और सिर्फ किस में रिप्रेजेंट यूज होते हैं, ट्रांसमिशन लाइन में इनको यूज लिया जाता है। क्लियर है, क्लियर है सब कुछ। ओके गुड। ओके, अब आगे देखना जरा, चले आगे। ओके देखो, ओके इंपॉर्टेंट था ये। ओके, डिस्टेंस रिले, आई थिंक आप लोगों को सबको क्लियर हुआ होगा। ओके, अगला समझना, मोस्ट इंपॉर्टेंट तीसरा वाला जो हम लोग पढ़ने वाले हैं। ओके, दैट इज योर डिफरेंशियल रिले। ओके, इसी को मर्ज प्राइज रिले भी बोलते हैं, ठीक है। जो आप कभी कभी नाम सुनते हो मर्ज प्राइज रिले, वो भी इसी को बोलते हैं, ठीक है। कहां पे यूज में होता है ये, ओके, तो ये आपके बस बार प्रोटेक्शन में यूज होता है, ठीक है। और आपका कहां पे होता है, और आपके ये यूज होता है, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये आपके कहां पे यूज होता है, तो ये आपके होता है बेटा जनरेटर एंड ट्रांसफार्मर में, क्लियर है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। डिफरेंशियल रिले किस तरीके से ये यूज में लिया जाता है, क्या इसका फिनोमिना होता है और किस तरीके से ये वर्क करता है, इसको समझना हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट काम है। और इसको समझोगे तो प्यार से पूरा समझ में आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, हाँ, तो बस ध्यान से देखो आराम से और समझते जाओ, हैं, लर्न एंड स्माइल, मुस्कुराते रहो और पढ़ते रहो, हैं। ओके, सुनो, तो भाई क्या होता है डिफरेंशियल रिले, देखो नाम से क्लियर है। डिफरेंशियल रिले मतलब, डिफरेंशियल का मतलब क्या है, मतलब ये दो क्वांटिटी में डिफरेंस क्रिएट करेगा और उन दोनों में डिफरेंस को देखेगा कि भाई दो चीजों में कुछ डिफरेंस है या नहीं है। अगर डिफरेंस हुआ तो ये रिले ऑपरेट करेगा, अगर इसको डिफरेंस नहीं दिखा तो ये रिले ऑपरेट नहीं करेगा। सही बात है, नहीं है? तो डिफरेंशियल रिले कौन सा रिले है, तो डिफरेंशियल रिले वो रिले है
जो आपके किस चीज के ऊपर डिपेंड करता है, तो वो आपका एक डिफरेंस के ऊपर ऑपरेट करता है। अगर उसे डिफरेंस दिखाई देता है, मतलब अगर उसकी ऑपरेटिंग कोयल में अगर उसे डिफरेंस नजर आता है तो वो ऑपरेट करता है, अगर उसे डिफरेंस नजर नहीं आता है तो वो ऑपरेट नहीं करता है। क्लियर है नहीं है? अब बोलो सर कंफ्यूजन हो रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। क्लियर है नहीं है? तो कोई टेंशन नहीं है, समझ में नहीं आ रहा है तो समझ लेते हैं पहले कि ये किस तरीके से ऑपरेट करता है। ठीक है, तो आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो मैं दोनों के लिए बता देता हूं, थोड़ा सा जनरेटर के लिए और ट्रांसफार्मर के लिए, तो अच्छे से समझेंगे दोनों। क्लियर है? तो पहले सपोज दैट किसी का भी डायग्राम बना लो, बिहेवियर दोनों का एक जैसा रहने वाला है। जैसे मैं जनरेटर का बना देता हूं पहले। क्लियर है? तो जनरेटर कैसा होता है भाई सपोज दैट ये मेरा एक जनरेटर है, ये है आपका एक जनरेटर। ठीक है, ओके। इस पे 3 फेज की वाइंडिंग होती है, आर वाई भी 3 फेज होते हैं इसके। ठीक है, इंटरनल बिहेवियर है ये इसका, ये लो। ठीक है, ये अंदर इसमें इस तरीके से ये 3 वाइंडिंग्स बनी हुई है भाई। ठीक है, ये जनरेटर की कहानी हो गई, ये भी इसी से कनेक्टेड है। ओके, और ये आगे जाके क्या कर रहा है, ये आगे ईएमएफ को प्रोड्यूस करके इधर क्या कर रहा है, आप लोगों के सप्लाई प्रोवाइड कर रहा है। क्लियर है? आ रही है आपके मोहल्ले में। क्लियर है? और ये आपका इसका क्या है, न्यूट्रल है। किसका है? आपके जनरेटर का। ठीक है, ओके। ये थोड़ी बड़ी हो गई है, छोटी कर देता हूं इनको, इतना काम नहीं है। ठीक है, ये कुछ इस तरीके से, ये कुछ ऐसा फिनोमेना है। समझो, ये इस तरीके से फिनोमेना है। जनरेटर ऐसा ही होता है भाई, इसकी 3 वाइंडिंग होती है, आर वाई भी फेज होते हैं इसमें 3। ओके, ये आपका ऐसा है, और ये इस तरीके से यहां पे आपको आउटपुट दे रहा है और बाहर आपकी क्या जा रही है, करंट जा रही है। डिफरेंशियल रिले जो होता है वो किस तरीके से कनेक्टेड होता है, तो इसको जरा देखना। ओके, 1 सेकेंड। तो यहां पे ये लगा हुआ है डिफरेंशियल रिले, देखो कैसा होता है ये। तो ये क्या करता है, इस तरीके से इसमें ये कॉइल लगी हुई है। ठीक है, ये इसमें कॉइल लगी हुई है। मैंने 3 फेज का डायग्राम बना दिया है। ओके ओके, एक बार इसको देख लो, फिर 2 फेज से भी क्लियर कर लेंगे। ओके, इसी तरीके से यहाँ पे इसमें 3 करंट ट्रांसफार्मर, कौन से होते हैं, ये सीटी होते हैं, करंट ट्रांसफार्मर होते हैं 3। ठीक है, ओके, इसमें स्पेस का प्रॉब्लम हो गया थोड़ा। ओके, रुको 1 मिनट। दो, एक कोयल, इसके लिए भी जगह चाहिए। ठीक है, ओके, ये कुछ ऐसा कनेक्शन होता है। हैं? ये यहाँ पे 3 वाइंडिंग होती है, और ये इस तरीके से यहाँ पे कोयल होती है। ठीक है, और इस कोयल का नाम होता है ऑपरेटिंग कोयल। ठीक है, काफी खतरनाक सी दिख रही है नहीं? ओके, तो ये 3 फेज का डायग्राम है। ठीक है, ये 3 फेज का डायग्राम है। ओके, देखो हाँ, तो अब देखो, मैं इसको समझने के लिए ना थोड़ा सिंप्लीफाइड बना देता हूं। ठीक है, इसको हटा देते हैं, ये इस तरीके से प्रैक्टिकल लाइफ में ऐसे कनेक्टेड होता है ये। ठीक है, अब मैं इसको थोड़ा इजीली बना देता हूं अपन को। क्लियर है? ओके, तो इसको मैं हटा देता हूं। अब देखो,
हाँ अब देखो जनरेटर कैसा होता है, तो भाई ये जनरेटर है, ये इस तरीके से ये जनरेट किया और ये आगे करंट को दे रहा है और इस तरीके से यहां पे आपका न्यूट्रल है। क्लियर है? ऐसा ही होता है जनरेटर। ठीक है, ओके। क्या कर रहा है डिफरेंशियल रिले, तो भाई इसमें यहां भी कॉइल कनेक्टेड होती है, यहां भी कॉइल कनेक्टेड होती है। जो कॉइल होती है वो कौन सी होती है, तो वो होती है बेटा आपकी करंट कॉइल। ओके, ये इस तरीके से, ये इस तरीके से, ठीक है, ये यहां पे ऐसे और ये यहां पे आपका इस तरीके से फिनोमेना है। ओके, सपोज दैट यहां से आने वाली इस करंट को मैं नाम दे देता हूं, इसको मैं बोल देता हूं I1, इसको मैं बोल देता हूं I2। क्लियर है? ये इसको मैं बोल देता हूं I2 और सपोज दैट यहां आपके सिस्टम में कुछ फॉल्ट आ रहा है F। ओके, ये आपका करंट ट्रांसफार्मर है, ये वाला भी बेटा आपका करंट ट्रांसफार्मर है। ठीक है, दोनों का जो टर्न रेशियो है वो टर्न रेशियो आपका कैसा है, सेम है। दोनों करंट ट्रांसफार्मर का टर्न रेशियो सेम है। ओके, क्लियर है? ओके, सपोज दैट इसका जो टर्न रेशियो है पहले वाले का ये 1:k है और इसका भी जो टर्न रेशियो है वो आपका 1:k है। ठीक है, क्या होगा, देखो बेटा यहां से जब इसमें से I1 करंट जाएगी ना, तो यहां से जब I1 करंट जाएगी तो सेकेंडरी साइड से जो इसमें करंट निकलेगी वो कितनी की निकलेगी, k टाइम्स ऑफ I1 के बराबर निकलेगी। सही बात है ना? हाँ, जब यहां से इसमें करंट जा रही है, कितनी जा रही है, I2 जा रही है, तो सेकेंडरी साइड से जो करंट निकलेगी वो कितनी निकलेगी, k इंटू I2 निकलेगी। कोई कंफ्यूजन है? नहीं, यहां से k इंटू I1 आ रहा है, यहां से k इंटू I2 जा रहा है। क्लियर है? नहीं है? इसमें कितनी करंट जाएगी, चलो नहीं पता मुझे, कोई बात नहीं, ये है ऑपरेटिंग कॉइल। सपोज दैट इसमें जाने वाली करंट को मैं नाम दे देता हूं I ऑफ 0, ऑपरेटिंग कॉइल के I ऑफ 0 ऑपरेटिंग करंट। सही बात है? नहीं है? ओके, करेक्ट है? हाँ, ओके। तो अब समझो जरा, मैं दोनों का बिहेवियर समझ रहा हूं, कुछ केस ले रहा हूं, ये क्लियर होगा आई थिंक आप लोगों के डायग्राम। अब मैं कुछ केस ले रहा हूं और इसको बना रहा हूं, ध्यान से समझना। पहली चीज, इफ फॉल्ट इज नॉट अकर, अगर आपके सिस्टम में अगर यहां पे फॉल्ट नहीं आता है, अगर जनरेटर में कोई फॉल्ट नहीं है, तो बेटा वो जितना जनरेट करेगा ना उतना ही वो आगे भेजेगा लाइन में। अगर इसमें फॉल्ट नहीं है तो ये I1 जो करंट होगी वो किसके बराबर हो जाने वाली है, I2 के बराबर हो जाने वाली है। अगर फॉल्ट नहीं होगा तो एक वायर ही तो है, तो एक वायर में करंट तो सेम रहने वाली है ना। बिल्कुल सही बात है। तो अगर फॉल्ट नहीं होगा तो आपका जो I1 होगा वो बराबर होगा किसके, I2 के। अगर ये I1 I2 के बराबर होगा तो जरा ध्यान से समझने की कोशिश करो, यहां से करंट आ रही है कितनी, k इंटू I1, यहां से करंट कितनी आ रही है, k इंटू I2। सही बात है कि नहीं है? बिल्कुल। तो यहां पे ये जो I नोड होगा इसमें आपकी करंट कितनी आएगी, तो बेटा अगर आप यहां पे क्या लगाओगे, KCL लगाओगे, तो ये करंट इधर से आ रही है, ये करंट इधर से आ रही है, यहां पे कुछ करंट जाएगी कि नहीं जाएगी? अरे बिल्कुल जाएगी कि नहीं जाएगी? सही बात है? नहीं है? बिल्कुल सही बात है। तो अगर मैं यहां से इसके ऑपरेशनल के बिहेवियर को देखूं कि कैसा बिहेवियर है, तो देखो यहां से प्राइमरी साइड से करंट कितनी जानी है, यहां से k इंटू I2 के बराबर करंट ही जानी है। अरे सेकेंडरी कॉइल है, सही बात है? नहीं है? तो बेटा जो I नोड होगा वो I नोड किसके बराबर होगा, तो जरा ध्यान से समझो, क्या ये I नोड की जो वैल्यू होगी, देखो ये वाली करंट इधर से, ये वाली करंट इधर से, तो क्या इसकी वैल्यू k इंटू I2 माइनस k इंटू I1 के बराबर होगी कि नहीं होगी, जरा बताओ मेरे को। देखो तो, क्लियर है सबके? देखो जरा ध्यान से। ठीक है, इधर से आके k I1, इधर से आके k I2, तो ये k I1 इधर से, k I2 इधर से। क्लियर है नहीं है? तो I नोट किसके बराबर हो जाएगा, ऊपर की तरफ लिया है आप लोगों ने, तो k I2 माइनस k I1। देखो k I2 माइनस k I1। क्लियर है? अगर फॉल्ट नहीं है तो I1 इक्वल टू I2 है, I1 इक्वल टू I2 है, तो k दोनों में सेम है। सही बात है? नहीं है? तो क्या आप बोल सकते हो कि I ऑफ 0 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। सपोज दैट इस कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स आपके किसके बराबर है, N0 के बराबर है। तो अगर मैं बोलूं MMF, कौन सा MMF, किसके कॉइल का, ऑपरेटिंग कॉइल का। क्लियर है? तो MMF ऑफ किसका, ऑपरेटिंग कॉइल का, किसके बराबर होगा बेटा, N0 I0 के बराबर होगा। अगर बेटा आपका I0 0 है तो MMF कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अगर MMF ही 0 हो जाएगा तो क्या आपके सिस्टम में ये जो रिले होगा क्या वो ऑपरेट करेगा, क्या नहीं करेगा? क्या उसे कोई डिफरेंस नजर आ रहा है क्या? बिल्कुल नहीं आ रहा है। तो मतलब अगर आपके जनरेटर में कोई इंटरनल फॉल्ट, देखो ये इंटरनल फॉल्ट के बारे में चेक कर रहा है, अंदर की बात, यहां से कोई मतलब नहीं है, यहां से कोई मतलब नहीं है,
किसकी बात कर रहा है? इन दोनों कॉइल के बीच में जो एलिमेंट कनेक्टेड है ना, उसके बारे में। क्लियर है? तो अगर आपके इस जनरेटर में कोई इंटरनल फॉल्ट अगर आ जाए तो ये आपका डिफरेंस क्रिएट करेगा। अगर फॉल्ट नहीं है तो एमएमएफ कितना आ रहा है आपका? 0 आ रहा है। क्लियर है नहीं है? लेकिन अगर आपका फॉल्ट आ जाए, क्लियर है नहीं है, तो क्या होगा? तो अगर आप बात करो कि इफ फॉल्ट इज अका, अगर आपके सिस्टम में फॉल्ट आ जाए तो बेटा अब आपका I1 जो होगा ना वो I2 के बराबर होगा क्या? बिल्कुल नहीं होगा। अगर ये दोनों बराबर नहीं होंगे तो क्या I0 की वैल्यू 0 आएगी क्या? बिल्कुल नहीं आएगी। अगर I0 की वैल्यू 0 नहीं आएगी तो क्या आपका जो MMF आएगा, क्या वो MMF आपका 0 बनेगा? बिल्कुल नहीं बनेगा। अगर MMF 0 नहीं बनेगा तो क्या ये रिले एक सिग्नल क्रिएट करेगा? बिल्कुल क्रिएट करेगा। क्या ये आपके सर्किट ब्रेकर को भेजेगा? बिल्कुल भेजेगा। क्या वो सप्लाई को डिस्कनेक्ट कर देगा? बिल्कुल कर देगा। सही बात है नहीं है? तो ये आपके सिस्टम के एक ऑपरेशनल का क्या होता है? बिहेवियर होता है। समझ में आया? तो डिफरेंशियल जो रिले होता है वो किस सिस्टम के ऊपर या किस मैकेनिज्म के ऊपर डिपेंड करता है या किसके ऊपर ऑपरेट करता है? तो बेटा ये आपके ऑपरेटिंग कॉइल में फ्लो होने वाली करंट्स के डिफरेंस के ऊपर डिपेंड करता है, या ये आपके दोनों साइड जो आपकी कॉइल और कनेक्टेड होती है, कौन सी कॉइल? करंट ट्रांसफार्मर की जो सेकेंडरी कॉइल्स जो कनेक्टेड होती है उनमें फ्लो होने वाले करंट के डिफरेंस के ऊपर क्या करता है? ये ऑपरेट करता है। क्लियर है या नहीं है? कोई कंफ्यूजन नहीं है? ओके, ठीक है, आगे चले थोड़ा सा। ओके, अब जरा ध्यान से सुनना, मैं इसको हटा देता हूं पहले, ठीक है? ओके, और थोड़ा सा ध्यान से समझना। ओके, क्या हुआ अगर मान लो भाई मैंने बोला कि मेरे सिस्टम में मैंने एक जनरेटर लगा रखा है, ये ट्रांसफार्मर है आपका, सॉरी एक जनरेटर है आपका ये। इस जनरेटर में कोई फॉल्ट नहीं है, मान लिया कोई फॉल्ट नहीं है, यहां से करंट I1 आ रही है, ये I2 आ रही है। अगर फॉल्ट नहीं होगा तो ये I1 I2 के बराबर होगी। बिल्कुल सही बात है। लेकिन ये जो I1 फ्लो हो रही है ये आपके इस वाले ट्रांसफार्मर में जा रही है, ये I2 जा रही है ये वाले इस वाले ट्रांसफार्मर में जा रही है। अगर फॉल्ट नहीं है तो ये दोनों बराबर है, दोनों में बराबर करंट जा रही है। सही बात है नहीं है? लेकिन अब कहानी किसके ऊपर आ जाती है? ट्रांसफार्मर के ऊपर। क्या कहानी आ जाती है कि अगर ये करंट ट्रांसफार्मर जो है इनके टर्न रेशियो अगर सेम है तो इनके सेकेंडरी में आने वाली करंट KI1 की वैल्यू KI2 के बराबर होगी। अगर फॉल्ट नहीं है तो KI1 की वैल्यू KI2 के बराबर होगी। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही है। लेकिन भाई ऐसा भी तो हो सकता है ना कि ट्रांसफार्मर जो है वो दोनों एग्जैक्टली सेम नहीं है। क्लियर है? मतलब उसमें किसी भी वजह से डिफरेंस आ सकता है। कैसे? जैसे अगर आपको पता है तो ट्रांसफार्मर का BH कर्व आप लोगों ने देखा होगा। क्लियर है? ऐसा कुछ फिनोमिना होता है कि अगर करंट की वैल्यू बढ़ जाती है तो वो सैचुरेशन रीजन में भी पहुंच जाता है। तो यहां पे करंट में कितना चेंज होता है, ये उतना चेंज आपके फ्लक्स में चेंज नहीं दिखाता है। सही बात है नहीं है? तो ये भी तो हो सकता है कि हो सकता है ये वाला जो ट्रांसफार्मर है ये सैचुरेशन में पहुंच जाए, हो सकता है ये वाला जो ट्रांसफार्मर है वो आपका सैचुरेशन में ना हो, तो ये भी तो प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। तो इसकी वजह से क्या हो सकता है कि भाई इस करंट की वजह से इसमें इतना चेंज नहीं हुआ है और इस करंट की वजह से इसमें ज्यादा चेंज हो गया है। क्लियर है नहीं है? तो इसके सेकेंडरी टर्मिनल में करंट ज्यादा आ रही है और इसके टर्मिनल में करंट आपकी क्या आ रही है? अलग आ रही है। तो क्या हो सकता है? यह हो सकता है कि कभी कभी क्या होता है कि आपका जो सिस्टम होता है उसमें जनरेटर में फॉल्ट नहीं होने के बावजूद आपके प्राइमरी और सेकेंडरी साइड में कनेक्टेड जो करंट ट्रांसफार्मर होते हैं इनके सैचुरेशन कंडीशन में पहुंच जाने की वजह से या इनके आइडेंटियल नहीं होने की वजह से कभी कभी विदाउट फॉल्ट भी क्या हो जाता है, ये KI1 और KI2 दोनों क्या हो जाते हैं? अलग अलग हो जाते हैं। एक डिफरेंस क्या हो जाता है? क्रिएट हो जाता है। अगर ये डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा तो बेटा ऑपरेटिंग कॉइल में करंट जाएगी कि नहीं जाएगी? बिल्कुल जाएगी। अगर ऑपरेटिंग करंट में कॉइल जाएगी तो क्या रिले ये चेक करेगा कि इसमें फॉल्ट आया है या किसी इनके वजह से आ रहा है? अरे उसे तो सिर्फ क्या चाहिए? उसे सिर्फ ये चाहिए कि अगर डिफरेंस आया तो मैं क्या कर दूंगा? डायरेक्ट ऑपरेट कर दूंगा। क्लियर है ना? तो उसे ये मतलब नहीं है कि ये इनके सैचुरेशन की वजह से आ रहा है या इसमें फॉल्ट की वजह से आ रहा है। क्लियर है? उसको सिर्फ क्या चेक करना है? डिफरेंस चेक करना है। क्लियर है? लेकिन क्या ये एक्चुअल में फॉल्ट है क्या? नहीं है। क्या ये एक्चुअल में फॉल्ट है क्या? नहीं है भाई। तो ये जो चीजें होती है छोटी मोटी, इन चीजों को दूर करने के लिए या प्रैक्टिकल लाइफ में जो सर्टेन जो छोटे मोटे जो चेंज हो जाते हैं इनको खत्म करने के लिए क्या किया जाता है? तो इनको खत्म जो बेटा किया जाता है वो एक चीज से किया जाता है, दैट इज कॉल्ड योर रीस्ट्रेनिंग कॉइल। किससे यूज किया जाता है? रीस्ट्रेनिंग कॉइल से किया जाता है। क्लियर है? अब तो सुनना है रीस्ट्रेनिंग कॉइल क्या होती है और कैसे ऑपरेट करती है। क्लियर है? ध्यान से समझना,
देखो ये आपका जनरेटर है, ठीक है, हाँ इसको देख लो वैसे एक बार, ये आपके प्राइमरी साइड है, करंट ट्रांसफार्मर है, ये आपका दूसरा है, ये भी आपका करंट ट्रांसफार्मर है, क्लियर है, दोनों का टर्न रेशियो सेम ही है, ठीक है, 1:k मान लेता हूं, और इसका भी 1:k ही है, ठीक है, ओके। और यहां पे जो है, ओके ये थोड़ा पास में बना दिया मैंने, ओके ऐसा ले लो इसको, ठीक है, इसको दूर से ले लो, ये आपकी ऑपरेटिंग कॉइल है यहां पे, ये कुछ इस फिगर में है, ओके। तो यहां से ये करंट है आपकी I1 के बराबर, और ये करंट है बेटा आपकी किसके बराबर, I2 के बराबर। तो अगर 1:k है तो यहां पे जो करंट आएगी, ये I1 जा रही थी इसमें, तो यहां पे कितनी हो जाएगी, KI1 हो जाएगी, और यहां से इसमें करंट जो हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, KI2 हो जाएगी, क्लियर है। ये ऑपरेटिंग कॉइल के नंबर ऑफ टर्न्स N नोड ले लेता हूं मैं, ठीक है, इसमें जाने वाली करंट को नाम दे देता हूं मैं I नोड बोल देता हूं। ये रीस्ट्रेनिंग कॉइल है ये दोनों, तो ये टोटल रीस्ट्रेनिंग है पूरी, मैंने इसको दो पार्ट में बांट दिया, ओके। तो इस इन टर्म्स को मैं लिख देता हूं NR/2, और इनको भी मैं लिख देता हूं NR/2, आधे आधे कर दिया, ऐसा समझ लो, क्लियर है ना। देख लो एक बार, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है ना। तो ये आपकी ऑपरेटिंग कॉइल है, ये रीस्ट्रेनिंग कॉइल है, ये रीस्ट्रेनिंग कॉइल है, क्लियर है। अब समझना जरा ध्यान से, क्या हुआ, फॉल्ट तो नहीं आया, लेकिन क्या हुआ, इन ट्रांसफॉर्मर के सैचुरेशन पॉइंट होने की वजह से या एग्जैक्टली आइडेंटिकल नहीं होने की वजह से थोड़ा बहुत करंट में क्या आ चुका है, डिफरेंस आ चुका है। डिफरेंस आ चुका है तो क्या मतलब है, डिफरेंस आने का मतलब यह है कि आपका जो I1 है ना वो I2 के बराबर नहीं है, दोनों अलग अलग है। अगर ये दोनों अलग अलग है तो सोचो जरा, ये वाला जो I नोड होगा, ये I नोड फ्लो होगा, होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। ये I नोड फ्लो होगा तो उसकी वैल्यू क्या होगी, देखो इधर से आ रहा है आपका KI2, ये है आपका KI2 जो जाएगा इधर, इधर आपका कितना जा रहा है KI1, तो वो जाएगा इधर से आके इधर, जाएगा कि नहीं जाएगा। तो इधर से KI2 हुआ, ये KI1 हुआ, तो बेटा ये कितना हो जाएगा, KI2 माइनस KI1 के बराबर होगा कि नहीं होगा, बताओ, बिल्कुल होगा ना, हाँ। तो ये आपका I नोड हो गया, ये वाला बिहेवियर हो गया, क्लियर है। तो अगर आप बात करो तो कोइल दो है, एक ऑपरेटिंग है, एक रीस्ट्रेनिंग है, क्लियर है। अगर दोनों में करंट जाएगी तो कोइल में करंट के फ्लो होने से एमएमएफ का क्रिएशन होता है, सही बात है नहीं है। तो एमएमएफ की अगर आप बात करोगे तो कैसे लिखोगे, तो आप अगर आप बात करो एमएमएफ, किसका एमएमएफ, ऑपरेटिंग कोइल का, किसका एमएमएफ, ऑपरेटिंग कोइल का। तो एमएमएफ क्या होता है, नंबर ऑफ टर्न्स मल्टीप्लाई विद करंट, सही बात है। तो नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं बेटा, एन नोड के बराबर है, करंट कितनी है, आई नोड के बराबर है, बिल्कुल क्लियर है ना, वेरी गुड। अगर आप बात करो किसकी, एमएमएफ, कौन सा एमएमएफ, एमएमएफ ऑफ रीस्ट्रेनिंग कॉइल। अगर रीस्ट्रेनिंग कॉइल की बात करो तो नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं, देखो NR/2 इधर है, NR/2 इधर है, इस NR/2 में करंट कितनी जा रही है, तो यहां से करंट आई है KI1 के बराबर, सही बात है ना। तो पहला तो हो गया आपका NR/2 मल्टीप्लाई विद योर K इंटू I1, दूसरा आधा NR/2 इधर है, और यहां से ये करंट जाती हुई इधर से इसमें कितनी जाएगी, KI2 के बराबर जाएगी, तो ये फ्लो हो गया इसमें K इंटू I2 के बराबर, ओके। नंबर ऑफ टर्न्स भी रिप्रेजेंट करो, दैट इज योर NR/2, और ये हो गया बेटा आपका K इंटू I2। देखो इसमें से अगर आप कॉमन लो तो ये आपका कुछ ऐसा बन जाएगा, देखो जरा, NR/2 इंटू K, ये बन जाएगा आपका I1 प्लस I2 के बराबर, क्लियर है। अब सोचो, अगर आपका कोई भी रिले अगर ऑपरेट करता है तो क्या होना चाहिए, आपका डिफ्लेक्टिंग टॉर्क जो होना चाहिए वो हाई होना चाहिए, किससे, कंट्रोलिंग टॉर्क से, क्लियर है नहीं है। यहां भी देखो दो चीजें हैं, क्या क्या है, ये है आपका ऑपरेटिंग कॉइल जो ऑपरेट करवाता है, तो जो ऑपरेट करवा रहा होगा वो कौन होगा, डिफ्लेक्शन वाला, बिल्कुल सही बात है। ये रीस्ट्रेनिंग, देखो नाम ही रीस्ट्रेनिंग दिया है मैंने, वहां भी मैं रीस्ट्रेनिंग बोल रहा था, तो रीस्ट्रेनिंग मतलब ये कंट्रोलिंग वाला है जो अपोजिशन कर रहा होगा, सही बात है नहीं है। तो अगर आपका रिले जो है, अगर वो क्या करे, ऑपरेट करे, क्या करे, ऑपरेट करे, तो वो कब ऑपरेट करेगा, तो वो जब ऑपरेट करेगा जब आपका एमएमएफ ऑफ किसका, ऑपरेटिंग कॉइल का कैसा होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए, किससे, एमएमएफ ऑफ किससे, रीस्ट्रेनिंग कॉइल से, क्लियर है नहीं है। अगर रीस्ट्रेनिंग कॉइल से ऑपरेटिंग कॉइल का एमएमएफ हाई हुआ तो ये ऑपरेट करेगा, बिल्कुल करेगा। तो देखो इसका कितना होगा, ये आपका एन नोड आई नोड है, बिल्कुल है। ये कितना है, देखो ये आपका आया है बेटा NR/2 K इंटू कितना आया, ये आपका I1 प्लस I2,
यही है ना, देखो जरा, बिल्कुल क्लियर है। हाँ ओके, तो क्या हो जाएगा, देखो ये आपका एन नोड हो गया, ओके ये आपका NR/2 है ना, ओके ओके देखो, तो ये हो गया आपका एन नोड। यार ये आई नोड को क्या लिख सकते हो आप, जरा देखो जरा, आई नोड क्या था, आई नोड था आपका KI2 माइनस KI1, ओके तो इसको आप क्या लिख सकते हो, इसको आप लिख सकते हो KI2 माइनस KI1 मस्ट बी ग्रेटर देन योर NR/2 इंटू K इंटू I1 प्लस I2, ठीक है। देखो ये K कॉमन आके इस K से कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो यहां क्या बचेगा बेटा आपका, ये बचेगा आपका I2 माइनस I1, देखो जरा, ये ग्रेटर देन, ये एन नोड को इधर ले जाओगे तो कितना हो जाएगा, NR डिवाइड बाई एन नोड, और इसको आप लिख सकते हो I1 प्लस I2 डिवाइड बाई ओवर 2। क्लियर है, अरे सही है ना। हाँ अब देखो ये I2 माइनस जो I1 है, ये आपको दिख रहा है, ये I2 माइनस I1 किसके बराबर दिख रहा है, तो ये आपका इस वाली टर्म करंट और इस वाली करंट में जो आपका डिफरेंस जो क्रिएट हो रहा है ना, वो डिफरेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्या यही डिफरेंस जो था वो आपके इस करंट में फ्लो हो रहा था, आई नोड KI2 माइनस KI1 के बराबर ही था। यहां पे आप K भी रख सकते हो, तो दोनों तरफ K से मल्टीप्लाई भी अगर इसको कर दोगे तो यहां पे आपका ये किसके बराबर बन जाएगा, आई नोड के बराबर बन जाएगा। किसके बराबर, मतलब ऑपरेटिंग कॉइल में फ्लो होने वाले करंट के बराबर। अब सोचो ये क्या बोलना चाह रहा है बेटा, ये बोलना चाह रहा है कि अगर आपके प्राइमरी साइड में जाने वाली करंट और सेकेंडरी तरफ जाने वाली करंट, मतलब अगर आपके I1 और I2 में अगर आपका डिफरेंस अगर इससे ज्यादा हुआ तो आपका रिले ऑपरेट करेगा, और अगर आपका डिफरेंस इससे ज्यादा नहीं हुआ तो क्या रिले ऑपरेट करेगा, क्या नहीं करेगा। समझ में आया नहीं आया। तो रीस्ट्रेनिंग कॉइल ने क्या किया, देखो पहले क्या हो रहा था, जब रीस्ट्रेनिंग कॉइल नहीं था तब क्या हुआ था, तब कंडीशन ऐसी थी कि अगर I2 माइनस I1 की वैल्यू अगर 0 से भी बड़ी हो जाए ना, अगर हल्का सा भी डिफरेंस आ गया तो रिले जस्ट ऑपरेट कर देगा। तो उस कंडीशन में क्या होगा कि प्रैक्टिकल लाइफ में अगर मान लो हल्का सा भी कोई फ्लक्चुएशन आ गया ना, फॉल्ट नहीं आया, कोई फ्लक्चुएशन आ गया तो रिले क्या कर जाएगा, ऑपरेट कर जाएगा, जबकि वो तो फॉल्ट है ही नहीं, सिस्टम को कट करना पड़ जाएगा। सही बात है नहीं है। अब रीस्ट्रेनिंग ने क्या किया, रीस्ट्रेनिंग ने क्या किया, एक पर्टिकुलर वैल्यू डिसाइड कर दी, लिमिट डिसाइड कर दी, किसकी, करंट की। कितनी डिसाइड कर दी, इसके बराबर डिसाइड कर दी। क्या बोला कि अगर डिफरेंस इससे ज्यादा होगा ना तो रिले ऑपरेट करेगा, अगर इससे कम हुआ तो आपका रिले ऑपरेट नहीं करेगा। तो अब सिस्टम में क्या होगा, अगर हल्का फुल्का फ्लक्चुएशन आ जाएगा ना तो उस फ्लक्चुएशन की वजह से आपका रिले जो है वो ऑपरेट नहीं करेगा। समझ में आया नहीं आया। वो कब ऑपरेट करेगा, जब आपका डिफरेंस दोनों में इससे आपका कैसा होना चाहिए, हाई होना चाहिए। क्लियर है। तो ये इंपॉर्टेंट था, ध्यान रखना। तो ये है आपका जनरेटर का डिफरेंशियल रिले। क्लियर है नहीं है, ओके। तो ये ध्यान रखना, ठीक है।